फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो देखिए बैक बॉन्डिंग में आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा सा पहले उसकी आपको फोटो दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, तो फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग, बीबी। ठीक, बैक बॉन्डिंग होती क्या है? एक ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, जब भी देखिए किसी दो एटमों के बीच में जो पहला अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और रिपीट हो जाए कोई भी बॉन्ड आगे फर्दर तो वो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। तो फिलहाल क्या होगा, दो एटमों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिपीट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, और ये क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए क्या है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग है क्या? बैक बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। ठीक, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम हमारे पास क्या है? दो पास पास वाले कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ने वाले दो पास पास वाले एटमों के बीच में क्या होती है? बैक बॉन्डिंग होती है। तो बैक बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। तो दो कोवलेंट बॉन्डेड एडजेक्शन एटमों के बीच में क्या होती है? बैक बॉन्डिंग होती है। इन विच, कौन से एटमों के बीच में? इन विच वन एटम शुड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। एक एटम पे कम से कम क्या होना चाहिए? एक लोन पेयर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो वन एटम शुड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर, और जो एटम लोन पेयर रखे वो किसका होना चाहिए? जनरली दिस इज एटम इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड, और ये जो एटम है जिस पे लोन पेयर है ये किसका होना चाहिए? सेकेंड पीरियड का होना चाहिए जनरली, अधिकतर केसों में। चलिए, another atom another atom should have covalent, another atom should have vacant orbital, और दूसरा एटम क्या रखना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और जिस एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल हो वो किसका होना चाहिए? जनरली दिस एटम इज फ्रॉम सेकेंड और थर्ड पीरियड, और ये जो एटम जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल है किसका होना चाहिए? सेकेंड या थर्ड पीरियड का। क्लियर? तो देखिए दो कोवलेंट बॉन्डेड एडजेसेंट एटमों के बीच में क्या होती है? बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग होने के लिए दोनों एटमों की कंडीशन है क्या? कि एक एटम पे लोन पेयर हो और दूसरे एटम पे क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल। जिस पे लोन पेयर हो वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो सेकंड और थर्ड पीरियड का होना चाहिए, या तो सेकंड का या थर्ड पीरियड का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बात करते हैं BF3, हमारे पास है ये BF3। BF3 में अगर हम बात करें तो बोरॉन,
बोरोन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 2s2 और 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में पांच, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और क्या होगा 2s2 और 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, ये दोनों पेयर्ड होंगे और ये एक अनपेयर्ड होगा। मगर क्या होगा, एक्साइड स्टेट की बात करूं तो इसके पास ये वैकेंट पी ऑर्बिटल पड़ी थी, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जंप कर जाए तो ये कहलाएगी फर्स्ट एक्साइड स्टेट। तो इस समय बोरॉन किस में है, अपनी एक्साइडेड स्टेट में, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया है। मगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद अभी भी क्या है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, अभी भी एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल है। क्योंकि ये बैलेंसी सेल, देखिए इसकी तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि बैलेंसी सेल की बात करते हैं, तो बैलेंसी सेल में ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और एक पी ऑर्बिटल क्या हो गई, वैकेंट रह गई। तो बोरॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 के 3 क्या है, अनपेयर्ड हो गए किसी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। और अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल्स क्या रह गई है, वैकेंट रही है, तो वैकेंट 2p ऑर्बिटल। चलिए, वैकेंट ऑर्बिटल कैसी है, 2p, इसका मतलब इसकी बैलेंसी सेल कैसी है, सेकंड बोरॉन की, इसका मतलब कौन से एलिमेंट का, कौन से पीरियड का हो गया, सेकंड पीरियड का हो गया। दूसरी बात करें फ्लोरीन की, इस पे जो अटैच एटम है कौन सा, f। तो f में देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो मैं आएगा 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा, 5। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास ये पेड है, इनसे तो हमारा कोई मतलब नहीं होता, हमारा मतलब होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से। तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 और एक ये। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्ड बना लेगा, एफ का जो एक अनपेड है वो तो क्या बना लेगा, बॉन्ड। और क्या बनाएगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो सिग्मा। और बाकी ये क्या कहलाएंगे, 3 लोन पेयर होंगे। तो इस फ्लोरीन पे क्या है, फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। और किसमें, सेकंड पीरियड में, यानी कि जिस एटम पे लोन पेयर है वो किसका है, सेकंड पीरियड का है, क्योंकि बैलेंसी सेल क्या है, सेकंड है। और इसके पास क्या है, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगी। तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी कैसा है, सेकंड पीरियड का। तो ये बात हो जाएगी, तो समझे। तो यहाँ बोरोन पे क्या है, ये बोरोन पे क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। और कौन सी वैकेंट ऑर्बिटल है, 2p। क्लियर। और दूसरी बात, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। और कितने लोन पेयर होते हैं इसके पास, 3। और ये जो लोन पेयर है ये कौन सी पीरियड का है, या कह सकते हैं जो लोन पेयर है कौन सी ऑर्बिटल में है, 2p में है। या कह सकते हैं ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। तो देखो, एक पे वैकेंट ऑर्बिटल आ गई और एक पे क्या आ गया, लोन पेयर। जिस पे लोन पेयर आ गया वो भी सेकंड पीरियड का, और जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल आ गई वो भी सेकंड पीरियड की है। मतलब इसकी बैलेंसी सेल भी सेकंड है, इसकी बैलेंसी सेल भी क्या है, सेकंड है। ये अपने लोन पेयर, ये ऑर्बिटल खाली है और ये ऑर्बिटल भरी हुई है, यानी कि इस पे लोन पेयर है। तो ये अपने लोन पेयर क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। और डोनेट करके क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि पहला ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो ये क्या बनेगा, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ये क्या कहलाएगा, पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है, जिसे क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो इसने अपने लोन पे इसको डोनेट कर दिया, कह सकते हैं पीपी ऑर्बिटल्स के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, पी पाई। और पी पाई भी कैसा, इसके ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी 2p है, और जिसमें लोन पेयर है वो भी क्या है, 2p है। तो 2p पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब वो इस एफ के साथ भी बना सकता था, ऐसे इससे भी तो बना सकता है, ऐसे इस वाले से भी बना सकता है। तो जो बैक बॉन्डिंग है वो एफ और बोरॉन के बीच में हो रही है। एफ अपने लोन पर डोनेट कर रहा है बोरॉन को, ठीक है, तो वो ये वाला एफ भी डोनेट कर सकता है, वो एफ भी डोनेट कर सकता है, वो एफ भी डोनेट करेगा। बनेगा कोई सा एक बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड बनते ही इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या कह सकते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या कह सकते हैं इस पर अब फर्दर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचेगी। तो अब तीनों एफ कर सकते हैं। तो तीनों के चांसेस कितने हो जाएंगे, 1/3 1/3 1/3, क्योंकि सिमेट्रिकली बिल्कुल सिमेट्रिकल चांसेस हैं। चलिए, तो क्या होगा, बी और एफ के बीच में क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। ठीक, और इसमें चांसेस क्या होंगे, यहाँ से भी हो सकती है बैक बॉन्डिंग, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी। इसलिए जो पाई बॉन्ड की टेंसेस है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। ठीक है, यहाँ से पाई बॉन्ड बना ले, यहाँ से बना ले, यहाँ से बना ले। तो अगर हम बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, तो वो पाई बॉन्ड सिमेट्रिकली सब जगह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह, 3 पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, बिल्कुल सिमेट्रिकली। तो हर एक की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 33% पाई बॉन्ड, 33% पाई बॉन्ड और 33% पाई बॉन्ड। क्लियर हो गए। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया किसमें, बी और एफ के बीच में बॉन्ड में। और एक पर्टिकुलर बी एफ बॉन्ड पे देखें तो कितना पाई बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, 33%, क्योंकि वो सिमेट्रिकली तीनों पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे जैसे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, या कह सकते हैं पार्शली डबल बॉन्ड बढ़ेगा और पार्शली पाई बॉन्ड बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो देखिए,
तो कह रहा है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के आने से क्या होगा, एक तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्टेबल होगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। मगर बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, या कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। देखिए सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा किसमें, सेकंड में, और सेकंड से ज्यादा किसमें, थर्ड में। और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे लेंथ क्या है, घटती है। सिंगल बॉन्ड से छोटी लेंथ होगी डबल की, डबल से भी छोटी हो जाएगी किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की। बात करें जैसे एक एग्जाम्पल ले, ये कह रहा है बी एफ वी एफ बॉन्ड लेंथ, वी और एफ के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बी एफ थ्री में ज़्यादा है कि बी एफ फोर माइनस में ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए बी और एफ एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बी एफ फोर माइनस में ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बी एफ थ्री। रीज़न क्या है सुनिए। बी एफ थ्री का केस तो अभी हमने देखा, इसमें क्या है बी और एफ के बीच में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग क्यों होगी, बैक बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन चाहिए कि जो दो एडजेसेंट एटम है वो कोवलेंट बॉन्डेड होने चाहिए। पहले बात तो कोवलेंट बॉन्डेड तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एटम पे लोन पेयर होना चाहिए और एक पे क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। जिस पे लोन पेयर होना चाहिए वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और जिस पे लोन पेयर हो, जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, आपको पता चल गया। और एफ के पास क्या है, अब एफ के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए एफ के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करके 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और कौन सी इसकी बैलेंसी सेल कौन सी है, सेकंड। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसकी बैलेंसी सेल हो गई सेकंड। ऐसी बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने, बोरोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। अगर ये एक्साइड स्टेट में आएगा तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3। मगर अभी भी उसके पास 3, देखिए सेकंड बैलेंसी सेल है तो सेकंड बैलेंसी सेल में 4 ऑर्बिटल होती हैं, एक सेकंड एस की और 3 किसकी होती है, 2p की। अब इसमें 3 ही ऑर्बिटल फिल हुई हैं तो एक p ऑर्बिटल क्या रह गई है, खाली। तो ध्यान दीजिए, तो ये बैक बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार है क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। और ये भी सेकंड पीरियड का और ये भी सेकंड पीरियड का, तो ये आराम से क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग। मतलब अपने लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा, या कह सकते हैं इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के बीच में क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड, जिसे बोलेंगे p पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ बाई बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब वो बैक बॉन्डिंग इधर से भी कर सकता था, इस वाले एफ से भी कर सकता है क्योंकि इस पे भी क्या होंगे, लोन पेयर। इस वाले एफ से भी कर सकता है, तो तीनों में से किसी के साथ कर सकता है। तो अगर हम इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो वो ये होगी। तो कहने का मतलब है कि बी और एफ के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जिससे बॉन्ड लेंथ बी और एफ की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, कम पाई जाएगी। रियल में जो बी और एफ एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ है उससे क्या होगी, कम पाई जाएगी। किसमें, बी एफ थ्री में। रीजन क्या है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जिससे बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। इसमें देखें बी एफ फोर माइनस में बी पे क्या है, बी पे अगर हम बात करें तो बी पे 3 एफ लगे हुए थे, ठीक। ये बी एफ फोर बना कैसे होगा, बी एफ थ्री होगा और बी एफ थ्री पे एफ माइनस ने अटैक करा होगा। तो ये क्या है, इसके पास ये अपने एफ माइनस अपने लोन पे डोनेट करेगा, और किसको, इस बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे ये जो एफ है ये एडिशनल एफ है, इन तीनों एफ में से नहीं है, ये एडिशनल एफ है। और एडिशनल एफ है तो एक अपना नया एडिशनल बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मगर वो पाई बॉन्ड नहीं, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एक न्यू नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इन बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना पे, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि वो तो एक नया अपना सेपरेट एटम, पहले से ये एटम पहले से बॉन्डेड नहीं है, तो इसे बैक बॉन्डिंग नहीं कहलाएंगे। इसे तो क्या कहलाएगा, तो नया बॉन्ड कहलाएगा। और कैसा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास ये अपना इस माइनस का मतलब लोन पे डोनेट करना चाह रहा था, तुरंत इसको लोन पे डोनेट करके क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। कह सकते हैं बी एफ के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहेगी, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के इक्वल होगी। तो इस केस में बी एफ थ्री के केस में अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो यहाँ बी और एफ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और जबकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1.33 के आसपास होगा। और 1.33 है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ घट गई होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ एक और बात ध्यान रखनी है, इफ एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल ऑलरेडी हैज ए लोन पेयर देन एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज वेरी लेस, और यह कह सकते हैं नो बैक बॉन्डिंग। किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या लोन पेयर रिपल्शन। क्या कह रहा है कि जिस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर उसके पास ऑलरेडी पहले से एक लोन पेयर और है, तो अब क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग के लिए जो दूसरे एटम से लोन पेयर आता है उस लोन पेयर में जो बैक बॉन्डिंग करने के लिए आएगा, और जो पहले से उस पर क्या है, लोन पेयर पड़ा है, उनके बीच में रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग एक रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग
अच्छी सी नहीं होती, मतलब लार्ज एक्सटेंट पर नहीं होती, या कह सकते हैं ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये वीक बनता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता जनरली। समझ में आ गई बात? क्योंकि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कोई सा आइटम क्या करेगा, उसे लोन पेयर डोनेट करेगा। मगर जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल है ऑलरेडी उस पे भी एक लोन पेयर है, तो क्या करेगा, उसका जो प्रेजेंट पहले से लोन पेयर है वो क्या करेगा, आने वाले लोन पेयर को क्या करता है, रिपेल करेगा। आगे बात समझ में नहीं? चलिए, तो इसलिए ऐसी जो बैक बॉन्डिंग है वो हो जाएगी, मगर वो लार्ज एक्सटेंट पर नहीं होगी, मतलब लार्ज एरिया पे नहीं होगी। इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो कम होगी, वो ज़्यादा एरिया पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो या तो वो बन ही नहीं पाएगा या वो बहुत वीक बनेगा। इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, एक कह रहा है स्ट्रोंगर बी एफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, ये कुछ कंपाउंड दिए हैं, इन कंपाउंड में बताना किस कंपाउंड के अंदर या किस मॉलिक्यूल्स के अंदर बी एफ बॉन्ड स्ट्रोंगर है। ठीक है, यहाँ देखें, स्ट्रोंगर बॉन्ड कब होगा, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, जहां पे बी और एफ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, उतना ही क्या होगा, स्ट्रोंगर बॉन्ड। चलिए बी एफ फोर में तभी हमने देखा, इसमें क्या है, बी पे ऑलरेडी क्या है, अपने चारों एटम लग गए हैं। बी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बोरॉन, और इसके आउटर मोस्ट में चार कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और उसने क्या कर लिया, ऑलरेडी चारों एटम से कंबाइन हो गया, यानी कि सिंगल बॉन्ड, या कह सकते हैं इसमें नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, बी एफ थ्री में बोरॉन के पास क्या था, एक वैकेंट ऑर्बिटल थी, मगर इस वैकेंट ऑर्बिटल से इन्हें क्या कर दिया, एन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया है। जब इस एन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसका क्या होगा, इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो बढ़ रही होगी, किसने, एन एटम ने अपना लोन पेयर डोनेट करके, और एन ने बी के साथ एक नया बॉन्ड बनाया, क्योंकि पहले से एन और बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। तो अब एफ और बी आपस में बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बोरॉन के पास अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रही, वो किसने फिल कर दी है, एन ने। या कह सकते हैं ऐसी बोरॉन जिस पे 4 बॉन्ड बन चुके हों उस पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती। तो देखिए इस बोरॉन में कितने एटम लग चुके हैं, 4 का मतलब इस पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रही होगी, वो फिल हो गई होगी। इस बोरॉन के पास भी कितने एटम लग चुके हैं, 4, कैसे, 3 तो एफ है और एक क्या लग गया, ये नाइट्रोजन एटम इधर से, तो इसके पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगी, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ देखिए बी एफ थ्री में अभी हम देख चुके हैं, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एफ के पास लोन पेयर है, और इसके पास इसकी बैलेंस अभी 4 भी नहीं हुई है, इसका मतलब इसकी वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, तो तुरंत क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर डोनेट करके क्या कर देगा, बैक बॉन्डिंग। तो ये अपना लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और एक बी और एफ के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा होगा, वन वन क्या होगा, बॉन्ड जो पाई बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, तीनों एफ के साथ हो सकता है बोरॉन। तो बोरॉन जो बैक बॉन्डिंग करेगी वो तीनों एफ के साथ कर सकती है, इसलिए एक पर्टिकुलर एफ से न करके तीनों से साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसलिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 33% पाई बॉन्ड। ठीक है, जो बैक बॉन्डिंग होगी एक एटम से, यानी कि एक फ्लोरीन से, वो कितनी होगी, 33। ये कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 तो पहले से ही था, और 1.33 यहाँ से आ जाएगा, तो 1.33। यहाँ देखिए, तो कह सकते हैं कि एक बी और एफ जो बॉन्ड है उस पर कितनी परसेंटेज पाई बॉन्डिंग आएगी या बैक बॉन्डिंग आएगी, 33%। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें इसमें, इस बोरॉन के पास कितने एटम है, 2 तो फ्लोरीन है और एक नाइट्रोजन है, इसका मतलब अभी भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, एफ के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेगा। अब कितने एफ है इसके पास, 2, तो ये इधर से भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इधर से भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, मगर एन के पास भी तो लोन पेयर है, एन भी तो अपना क्या करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, तो एफ के पास भी लोन पेयर है, एन के पास भी लोन पेयर है, और एफ के पास भी लोन पेयर है, तो यहाँ इधर से भी कर सकता है बैक बॉन्डिंग, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी, कोई सी एक जगह से करेगा। तो जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालेंगे तो ज़्यादा चांसेस बैक बॉन्डिंग की कहाँ से है, तो जो जल्दी लोन पेयर डोनेट करे। जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एफ की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है और एन की इलेक्ट्रिसिटी एफ से क्या होती है, कम। जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होगी वो आसानी से लोन पेयर को डोनेट करके क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा या अपने के पाई बॉन्ड बनाएगा। मगर एफ की इलेक्ट्रिसिटी एन से ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉनों को उल्टा अपनी तरफ खींचने की होती है, देने की नहीं होती। ठीक है, तो जल्दी लोन पेयर कौन रिलीज करेगा, एफ से जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, लोन पेयर रिलीज कर देगा कोई नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे थोड़े कम होंगे। अगर ये बिल्कुल सेम एटम होते तीनों, तो तीनों पे परसेंटेज क्या हो जाती है, 33%, क्योंकि 100% को तीनों में डिवाइड कर देता।
मगर एन की डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है एफ से, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ थोड़े कम हो जाएंगे। तो यहाँ 33 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ 33 से क्या हो जाएगी, कम। तो बी और एफ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, मगर कितना बढ़ा है, 33% से कम बढ़ा है। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है इस कंपाउंड के अंदर बी और एफ के बीच में जो बैक बॉन्डिंग है वो 33% से कम है। क्योंकि 33% से कम क्यों है, क्योंकि एन और बी के बीच में बैक बॉन्डिंग बढ़ गई, वो 33 से ज़्यादा हो गई हुई, तो वहाँ 33 से क्या हो गई होंगी, कम हो गई होंगी। ठीक, तो इस केस में बैक बॉन्डिंग कितनी आई थी, 33। इस केस में बी और एफ के बीच में बैक बॉन्डिंग आ रही है, मगर 33 से कम आ रही है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ कम बढ़ा है। बात कर लें किसमें, HbF2 में। तो देखिए बी पे कितने बॉन्ड लग रहे हैं, कि बी पे कितने एटम लगे हैं, 3 एटम लगे हैं, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब अभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। अब एफ के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, एफ के पास क्या होंगे, लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, एक एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और एक पे क्या चाहिए, लोन पेयर। तो इस पे लोन पेयर है, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो अपने बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ये वाला एफ भी कर सकता है और ये वाला एफ भी कर सकता है, मगर एच बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि एच पे लोन पेयर नहीं है। ठीक, तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी वो इस वाले एफ से हो सकती है, इस वाले एफ से। तो जो बैक बॉन्डिंग है वो दोनों में 50-50% क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग के चांसेस कितने, 50%, यहाँ कितने थे, 33%, और यहाँ कितने थे, 33 से कम थे, क्योंकि एन के साथ ज़्यादा हो गया था। एन के साथ ज़्यादा क्यों हो गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन की क्या होगी, कम। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, उतना बेटर डोनर होगा, और जितना बेटर डोनर होगा उतनी बैक बॉन्डिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। तो टेंडेंसी ऑफ गिविंग लोन पेयर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी क्या होगी, कम, उतनी टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कम होगी उतनी लोन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें पूछ रहा था, बीएफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बीएफ बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ होगी, जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, वहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें मिल रही है, तो बैक बॉन्डिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है, ई में, कितनी, 50%। यहाँ बी और एफ के बीच में जो बॉन्ड, हमें कौन सा बॉन्ड चेक करना है, बी एफ। तो बी एफ में देखेंगे कि बी और एफ एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किस केस में मिल रही है, इसमें, कितनी, 50%। इस केस में कितनी मिल रही है, 33 से कम है, इस केस में क्या है, 33 है एग्जैक्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस बैक बॉन्डिंग कहाँ है, इस केस में। तो उतने जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो उतनी क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो आंसर हो गया ई। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा है पी पाई बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ये कह रहा है इन चारों कंपाउंड में से किसके अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और बैक बॉन्डिंग भी कैसी, पी पाई वाली। चलिए यहाँ देखें, हम बात करें तो अगर हम बात करें इसमें, तो H3BO3, H3BO3 यानी कि बोरिक का ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड है किसका, यानी कि बोरिक या बोरोन का ऑक्सी एसिड है, जिसे बोलते हैं बोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। O पे क्या होते हैं, लोन पेयर, और O क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी कितनी होती है, सेकंड। और इसके पास क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, और कैसी पीरियड का है ये, सेकंड का। देखिए जिसके पास लोन पेयर हो वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो सेकंड का भी हो सकता है और थर्ड का भी हो सकता है। तो इसके पास ये लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, ये लोन पेयर है, और ओ के पास क्या हो गए, लोन पेयर, और बी के पास क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग। तो इनके बीच में वो बी के पास क्या हो गई, वैकेंट ऑर्बिटल, तो इनके बीच में क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। अब वो बोरॉन बैक बॉन्डिंग यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो तीनों बिल्कुल सेम एटम है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, तो तीनों जगह से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, तो इसमें तो पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इसमें क्या है, ये सेकंड सेल का है, इसमें लोन पेयर किसमें पड़े हैं, 2p में, और ये सेकंड सेल का है, इसमें लोन पेयर, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी पड़ी है, 2p। तो ये लोन पेयर भी 2p में है, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल कौन सी है, सेकंड, और सेकंड में क्या होता है, s और p होता है, तो लोन पेयर किसमें पड़े होंगे, ये p में। तो ये 2p, और ये भी इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी है, 2p। तो इनके बीच में जो पाई बॉन्ड बन जाएगा वो पी पाई बन जाएगा। चलिए यहाँ देखें, ये है B3N3S6, B3N3S6, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बिल्कुल बेंजीन की तरह होता है। बेंजीन में होता है C6H6, इसमें C6 की जगह 3 तो क्या है, बोरॉन, 6 कार्बन की जगह 3 बोरॉन है, 3 क्या है, नाइट्रोजन एटम। तो एक बोरॉन, एक नाइट्रोजन, एक बोरॉन, एक नाइट्रोजन, एक बोरॉन, एक नाइट्रोजन। बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और एन के पास क्या है, लोन पेयर। इसकी बैलेंसी सेल भी सेकंड है, और ये भी, इसकी बैलेंसी सेल भी सेकंड है, मतलब ये भी सेकंड पीरियड का है और ये भी सेकंड पीरियड का है। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि देखिए 3 ही बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी बैलेंसी सेल जब सेकंड है और सेकंड में 3 बॉन्ड बन रहा है, तो एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होगी। और इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, क्योंकि एन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो तीन की बॉन्डिंग करेगा वो, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की बॉन्डिंग करके एक लोन पेयर होता है। तो ये तो सबको मालूम ही है। चलिए, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
बैक बॉन्डिंग मतलब ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इसको साथ क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि बैक बॉन्डिंग। ऐसे ही ये इसके साथ क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग। ये अपना लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, तो इसके पास भी क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। और कैसी बैक बॉन्डिंग होगी, वो पी पाई, क्योंकि ये भी लोन पेयर किस में पड़ा है, पी में, और ये भी लोन पेयर किस, इसमें भी जो वैकेंट ऑर्बिटल है कौन सी है, पी में। और पी की बात भी पूछे कौन सा पी पाई है, तो टू पी पाई, क्योंकि इसकी बैलेंस, इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी 2p है, और इसमें जो लोन पर पड़ा है वो भी किस में पड़ा है, 2p में, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेल भी 2 है और इसकी वैलेंसी सेल भी 2 है, तो ये लोन पर होगा 2p में और ये वैकेंट ऑर्बिटल होगी 2p। तो पाई बॉन्ड भी कैसा बनेगा, 2p पाई। बात कर लें इसकी, यहाँ पे देखिए इस n पे क्या है, लोन पेयर तो है, लोन पेयर है। अब इधर ना तो इधर वैकेंट ऑर्बिटल है ना इधर वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास, कार्बन पे देखिए, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है और सेकंड पीरियड के आउटर मोस्ट में इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के 4। बैलेंसी सेल है सेकंड और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। देखिए तो जब बैलेंसी सेल कितनी है, सेकंड है, तो सेकंड बैलेंसी सेल का मतलब है 2s होगा 2p होगा। 2s में एक ऑर्बिटल होती है, 2p में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3। तो टोटल ऑर्बिटल कितनी हो गई, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगी। तो कार्बन के पास ना तो वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास है ना ही इस वाले, इधर भी देखेंगे इधर भी तो कार्बन ही है। कार्बन से नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, और कार्बन से जुड़े हैं हाइड्रोजन, ये फिर आगे। तो ना इधर वैकेंट ऑर्बिटल है ना इधर है, तो ये कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसमें पी पाई अगर हम बात करें तो इसमें पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों, रीजन क्या है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बात करें यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें एन के पास क्या है, लोन पेयर। अब इधर तो कार्बन है, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मगर ये एसआई है। एसआई में क्या होगा, ये कौन सी बैलेंसी सेल है, ये कौन सी पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का है, इसके पास क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल। जैसी थर्ड पीरियड का आ गया तो इसमें क्या होगा, 3s, इसकी बैलेंसी सेल होगी थर्ड, तो थर्ड होगी तो 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, तो 3s में चले गए होंगे, 3p में चले गए होंगे, मगर 3d पूरी की पूरी क्या रही होगी, वैकेंट। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास 3d ऑर्बिटल क्या होगी, वैकेंट होगी, और वैकेंट होगी तो ये अपने लोन पर डोनेट करके क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। और कैसा पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ये 2p का है और ये किस में जाएगा, d में, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p पाई और d पाई बनेगा। ठीक है, p और d के बीच में, और p पाई भी कैसा, 2p पाई, और d भी कैसा, 3d पाई। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग होगी वो d पाई p पाई d पाई होगी, ना कि p पाई। तो क्वेश्चन पूछा है कि p पाई बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, तो p पाई तो इसमें फर्स्ट में भी है, इस सेकंड में भी है, इस थर्ड में तो है ही नहीं। इसमें है बैक बॉन्डिंग, मगर कौन सी बैक बॉन्डिंग है, वो p पाई d पाई है। क्वेश्चन पूछ रहा है p पाई का। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। किस में वैकेंट ऑर्बिटल है, किस में नहीं है, ये मैं आपको एक लेक्चर ले चुका हूं, कोवैलेंसी का। 1 मिनट केमिस्ट्री में कोवैलेंसी के नाम से एक टॉपिक लिया है, आप वहां देख लें, जिसको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे एसआई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। कॉन्फिगरेशन देखूंगा तो 2 8 4। बैलेंसी सेल कौन सी हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो लास्ट सेल कौन सी है, थर्ड है, तो 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें क्या रहता है, 0। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल कितनी होती हैं, 3 ऑर्बिटल होंगी, तो एक ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी, p ऑर्बिटल। मगर ये जब क्या कर जाता है, इधर एक्साइड कर जाता है, क्योंकि एक्साइड करेगा तो कितने अनपेड हो जाएंगे, 4, तभी तो 4 बॉन्ड बनाएगा ये। तो ये एक्साइड स्टेट में क्या करेगा, एक्साइड स्टेट में इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेड कितने हो जाते हैं, 4, मगर अभी भी d ऑर्बिटल क्या पड़ी रहती हैं, वैकेंट। चलिए जी, नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है इफ लोन पेयर ऑफ ए सेंट्रल एटम, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ये कह रहा है पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग, देन इट इज नॉट कंसिडर एज ए हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब क्या है, मतलब बहुत सीधा सीधा सा है। ये कह रहा है अगर किसी भी एटम का, या सेंट्रल एटम हो, ये तो बेकार की बातें हैं, लेकिन किसी भी एटम का, सेंट्रल एटम का वर्ड क्यों लिख दिया, क्योंकि हम जनरली जब किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो वो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकालते हैं, तो उसीलिए कह रहा है कि अगर सेंट्रल एटम का, ये कह सकते हैं किसी भी एटम का अगर लोन पेयर क्या है, लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग में चला गया,
बैक बॉन्डिंग में चला गया तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उस लोन पेयर ने क्या बनाया, बैक बॉन्डिंग का मतलब पाई बॉन्ड बना चुका, और पाई बॉन्ड जो बना चुका होता है उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट होते हैं, लोन पेयर वाले और सिग्मा बॉन्ड वाले। पाई बॉन्ड वाले क्या है, हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होते। जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताया था कि जो लोन पेयर है, जो डीलोकलाइज लोन पेयर है, वो कभी भी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। जो लोकलाइज है वो होगा। डीलोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, जिसने पाई बॉन्ड बना दिया, वो कभी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वही बात कह रहा है ये कि अगर सेंट्रल एटम पे आने वाला जो लोन पेयर है, अगर वो बैक बॉन्डिंग में चला गया है तो वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं कि उस लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडेशन हम किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के सम से। और आगे क्या कह रहा है, तो बात समझ में आ गई। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन पेयर, तब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। इन दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में क्या है, लुईस बेस स्ट्रेंथ, क्या है ये, लुईस बेस स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीज, मतलब लुईस बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, लुईस बेस का मतलब क्या है, लुईस बेस का मतलब होता है जो सब्सटेंस लोन पेयर को क्या करे, डोनेट, जो सब्सटेंस लोन पेयर को डोनेट करे वो लुईस बेस, और जो सब्सटेंस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो क्या कहलाता है, लुईस एसिड। अब अगर हमारे पास जो सब्सटेंस लोन पेयर को डोनेट करेगा वो लुईस बेस है, मगर उसने लोन पेयर अगर उस एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया तो वो तो बैक बॉन्डिंग से बंध गया, और बैक बॉन्डिंग से बंध गया तो अब वो लोन पेयर डोनेशन के लिए कहाँ अवेलेबल होगा, वो फर्दर किसी अनोदर एटम के लिए डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, या कह सकते हैं लुईस बेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो जब अगर लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया तो उसकी लुईस बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो लोन पेयर बन चुका होगा बैक बॉन्डिंग में, तो आसानी से फर्दर किसी अनोदर एटम को डोनेट नहीं हो सकता। तो लुईस बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, किससे, बैक बॉन्डिंग के होने से। तो जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग के बढ़ने से लुईस बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, ये CH3 का होल थ्राइज N है, और ये H3SI का होल थ्राइज N है। ये है ट्राई मिथाइल, ये मिथाइल होती है, CH3 होगा मिथाइल, तो कितने लगे, 3, तो ट्राई मिथाइल अमाइन है। और ये क्या है, SiH3 का होल थ्राइज, ये कहलाएगा ट्राइस्लाई, ठीक है, जैसे वहाँ मिथाइल बोलते हैं, ऐसी क्या है, 3 है तो ट्राई, और क्या होगा, यानी कि सिलिकेट, ठीक है, SI, तो स्लाई अमाइन, ठीक है, ट्राई स्लाई अमाइन, और ये हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। अगर हम बात करें तो N पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तो बात क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें N की हाइब्रिडेशन बताइए और इसमें N की हाइब्रिडेशन बताइए, तो दोनों में हाइब्रिडेशन क्या है। अगर हम बात करें तो N पे कितने ग्रुप लगे हैं, 3, तो 3 ग्रुप लगे, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। इसमें देखें, इस N पे भी कितने ग्रुप लगे हैं मिथाइल के, 3 ग्रुप लगे हैं, 3 ग्रुप का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, इनका सम आ गया 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कितनी होनी चाहिए, sp3। तो इसमें तो हाइब्रिडेशन sp3 आती है, मगर इसमें हाइब्रिडेशन sp3 नहीं आती। रीजन क्या है, इस ये देखिए, ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास क्या होगी, 3D ऑर्बिटल क्या होगी, इसके पास वैकेंट होगी, और वैकेंट होगी, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है। बैक बॉन्डिंग के लिए दो ही तो कंडीशन बताई कि दोनों कोवलेंट बॉन्डेड एटम, दो एडजेक्शन कोवलेंट, एडजेक्शन पास पास वाले, ये नहीं कि दूर वाला बीच में कोई और आ जाए, दो एडजेक्शन कोवलेंट बॉन्डेड एटम होने चाहिए, दो एडजेक्शन कोवलेंट बॉन्डेड के बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, और वो भी कब, जब एक पे लोन पेयर हो और एक पे क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। जिस पे लोन पेयर हो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल हो वो सेकंड का या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो ये अपना लोन पेयर कहाँ डोनेट कर देगा, p पाई में, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि पाई बॉन्ड हो जाएगा। जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में गया तो ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, घट के क्या रह जाएगी, sp2। इसका जो लोन पेयर है वो इधर बैक बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये सेकंड पीरियड का है, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वो थर्ड पीरियड का था, तो उसके पास अगर p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो d तो वैकेंट होगी। क्लियर होगी बात, नहीं। और बात करें लुईस बेस की, तो ये अपना लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, किसी अनोदर एटम को डोनेट कर सकता है, मतलब लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, जबकि ये अपना लोन पेयर अब डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ चला गया, बैक बॉन्डिंग में चला गया, तो ये लुईस बेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, जबकि ये लुईस बेस की तरह क्या करेगा, एक्ट। और इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, जबकि उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। शेप की बात भी कर लो, तो हाइब्रिडेशन sp3 लोन पर एक, तो शेप sp3 की शेप होती है पिरामिडल, एक लोन पर आ जाता है तो क्या sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर एक लोन पर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, पिरामिडल, ठीक। और अगर इसमें बात करें तो इसकी sp2 की शेप क्या हो गई, sp2 की शेप तो क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो देखिए,
तो हाइब्रिडेशन भी चेंज हो जाती है, हाइब्रिडेशन भी चेंज हो जाती है, और क्या होगा, शेप भी चेंज हो जाएगी, और साथ में लुईस बेस स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज। तो देखिए इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए थे, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एन से 3 सी एस लगेंगे, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर का सम आएगा 4, 4 का मतलब हाइड्रोजन sp3, और ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो कैसे एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह, ठीक है। यहाँ देखिए, और शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, क्योंकि sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर एक लोन पर आ गया तो एक बॉन्ड हट जाएगा, तो क्या सा बचेगा, सिर्फ टेट्राहेड्रल, और एक्ट एज ए लुईस बेस। इसकी बात करें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, मगर लोन पेयर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो लोन पेयर है कहाँ चला गया होगा, बैक बॉन्डिंग में। एन का जो लोन पेयर है वो एसआई के साथ बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसलिए तीनों के परसेंटेज, तीनों में चांसेस कितना हो जाएंगे, 33% पाई बॉन्ड की चांसेस, यहाँ भी 33, यहाँ भी 33, यहाँ भी 33%। तो इसमें जब लोन पेयर खत्म हुआ तो इसके सिग्मा बॉन्ड रह गए 3, और लोन पेयर कितना हो गया, 0। पाई बॉन्ड पूछेगा तो कितना आएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं हाइब्रिडेशन में, तो इनका सम आ गया 3, 3 का मतलब sp2। चलिए, तो इसमें क्या हो गया, पी पाई बॉन्ड नहीं, पी पाई डी पाई, इस जिसमें जो लोन पेयर है वो किसका है, पी पाई का, क्योंकि सेकंड बैलेंसी सेल है, और सेकंड सेल में पी होगी, एस होगी, लोन पेयर कहाँ पड़े होते हैं, पी में। तो ये क्या होगा, इसमें जो लोन पेयर है वो इसका जो लोन पेयर है वो 2p में था, और इसका जो इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सी है, d है, और d भी कौन सी, 3d, क्योंकि थर्ड वैलेंसी सेल है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा बैक बॉन्डिंग वो p पाई d पाई होगा, इसका p और उसका d। चलिए, तो इसमें p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, और इस शेप कैसी हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि sp2 की शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। और इसकी बात करें, नॉट ए लुईस बेस, अब ये लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर रहा ही नहीं। यहाँ देखिए, बोन एंगल की बात कर लें तो बोन एंगल इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बोन एंगल कितना हो गया होगा, 120, और उसमें कितना रह गया होगा, sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, मगर लोन पर आ गया तो कम हो गया होगा 107 के आसपास, ये 107, 108, मगर ये थोड़े बड़े ग्रुप लग रहे हैं, बड़े ग्रुप लग रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल है वो हाइब्रिडेशन वाले एंगल से बड़ा हो जाता है। हमें लग रहा है कि लोन पेयर के आने से बोन एंगल कम हो गया होगा, तो sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री, तो ये लोन पेयर आने से कम हो गया होगा 107, मगर ये बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं तो इनको रिपेल कर देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बोन एंगल हाइब्रिडेशन वाले एंगल से भी अधिक हो जाता है, तो 109 डिग्री से भी थोड़ा अधिक पाया जाएगा। चलिए, खैर यहाँ बात करें, इसमें बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए, इस O पे लोन पेयर है, मगर इस कार्बन एटम पे जो इससे इस ऑक्सीजन से जो कार्बन एटम जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जो कार्बन एटम जुड़ा होगा उसके पास क्या है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये बैक बॉन्डिंग में नहीं जाएगा ये लोन पेयर। मगर इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ चला जाएगा, बैक बॉन्डिंग में, क्योंकि SI क्या है, SI के पास 3d क्या होगी, वैकेंट होगी। इसकी बैलेंसी सेल थर्ड है, और थर्ड बैलेंसी सेल में क्या होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में 3d ऑर्बिटल क्या होती है, वैकेंट पड़ी होती है। तो इसके पास ये पाई बॉन्ड, ये क्या होगा, ये लोन पेयर किस में होगा, 2p में, और ये किस में चला जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल d में, तो p पाई d पाई पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखिए, इसमें क्या हो गया होगा, एक बैक बॉन्डिंग, ठीक। अगर हम बात करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड इसमें भी हैं, 2 सिग्मा, और लोन पेयर अब 2 की बजाय कितना रह गए होंगे, 1, क्योंकि एक लोन पेयर कहाँ चला गया होगा, बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। अब इसमें बात करें तो इसमें क्या थे, 2 के 2 लोन पेयर होंगे, 2 सिग्मा होंगे, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, इनका सम कितना आ गया, 4, 4 का मतलब हाइड्रेशन क्या होगी, sp3। इसमें क्या हो गया, 2 सिग्मा और एक पाई, और पाई बॉन्ड का हम कुछ करेंगे नहीं, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, लोन पेयर एक ही रहेगा, क्योंकि एक लोन पेयर कहाँ जा चुका है, बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग भी कैसी होगी, p पाई d पाई वाली, क्योंकि इसका लोन पेयर किस में पड़ा था, 2p में, और इसका वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी थी, 3d, तो ये 2p पाई और 3d पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो इस केस में हाइड्रेशन देखें तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 का मतलब हाइड्रेशन कितनी होगी, sp2। अब देखिए, जब हाइब्रिडेशन sp3 होती है तो शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर एक लोन पर आएगा तो पिरामिडल, और 2 लोन पर आ जाते हैं तो 2 बॉन्ड हटके क्या रह जाएगी, वी शेप, तो ये क्या होगी, वैन शेप बोल सकते हैं, वी शेप या एंगुलर। इसमें भी क्या हो गया, sp2 की शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, मगर अभी भी एक लोन पर है, एक लोन पर है तो एक बॉन्ड हटेगा, तो इसमें भी शेप कैसे रह जाएगी, वी शेप, तो दोनों की शेप वेंट हो गई। मगर बात करें एंगल की, तो यहाँ इस पे कितने लोन पेयर हैं, देखिए यहाँ भी बड़ा ग्रुप है, यहाँ भी बड़ा है, तो बड़े बड़े ग्रुप रिपेल करेंगे, इसमें भी और उसमें भी करेंगे। तो बात करें कंपेयर करें तो लोन पेयर से कंपेयर होगा, इसमें लोन पेयर कितना है, 1, उसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर है 2, और इसमें लोन पेयर है 1। तो अगर मैं बात करूं तो जिसमें लोन पेयर क्या होगा, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा होते हैं उसमें रिपल्शन क्या हो जाएगा, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा होंगे उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड एंगल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं।
जिसमें लोन पेयर कम होगा उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लोन पेयर जितने ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम, तो अल्फा की वैल्यू कम होगी बीटा से। एक तो ये हो गया। मगर भैया जी लोन पेयर कब चेक करते हैं, लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल में जब चेक करते हैं जब हाइब्रिडेशन सेम हो। पहले तो क्या चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है sp3 और उसकी हाइब्रिडेशन कितनी है sp2। और इसकी sp3 का जनरली एंगल होता है 109 डिग्री और sp2 का जनरली एंगल होता है 120। तो इसी sp2 में एंगल ज्यादा होना है। हाँ वो अलग बात है कि इसमें लोन पेयर भी इस बात को बता रहा है कि उसमें दो लोन पेयर हैं तो एंगल ज्यादा घट गया होगा और उसमें लोन पेयर क्या है, एक है तो कम घटा होगा। मगर वैसे भी जब लोन पेयर तो कब चेक करते हैं, जब हाइब्रिडेशन सेम हो जाए। अभी तो हाइब्रिडेशन डिफरेंट है तो पहला तो फैक्टर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें sp3 और इसमें sp2 है। sp2 में एंगल जनरली होता है 120, sp3 में होता है 109 डिग्री। तो sp2 का एंगल बड़ा होगा, यानी कि बीटा बड़ा होगा अल्फा से। क्लियर। मेन रीजन ये है एस्पिरेशन वाला। लोन पेयर वाला भी दे सकते हैं, वो अलग बात है कि लोन पेयर वाला भी वही आंसर दे रहा है, मगर मेन रीजन क्या होगा, एस करेक्टर। चलिए ये लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, बिल्कुल। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट। तो ये क्या है, एक्ट एज ए लुइस बेस। क्या ये, हाँ जी, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ये भी एक्ट कैसे एक्ट कर सकता है, लुइस बेस की तरह। तो ये भी लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, ये भी। ये लुइस बेस की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि दो लोन पेयर थे, एक ही लोन पेयर तो गया बैक बॉन्डिंग में, एक तो बच रहा है और जो बच रहा है उसे तो क्या कर सकता है, डोनेट। तो इसलिए ये भी लुइस बेस की तरह काम कर सकता है। मगर इन दोनों में लुइस बेस स्ट्रेंथ कंपेयर कराई जाए तो इसकी ज्यादा होगी। क्योंकि इससे देखिए लुइस बेस के लिए हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं डोनर एटम, जो लोन पर डोनेट करेगा वो कैसा है। तो डोनर एटम तो दोनों सेम है। जब डोनर एटम दोनों सेम है तो फिर चेक कर लेते हैं लोन पर। इस पर लोन पर ज्यादा है, इस पर लोन पर कम है। ये कह लो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये आसानी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। अच्छा, लुइस बेस होता कौन है, जो सब्सटेंस लोन पे को डोनेट करे वो क्या कहलाता है, लुइस बेस। मगर लुइस बेस हो, लोन पे को, जो लोन पे को डोनेट कर दे वो लुइस बेस। मगर लोन पे को डोनेट कौन कर सकता है, लोन पे डोनेट करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एक तो उस आइटम पे लोन पर होना चाहिए, ठीक। लोन पर जब होगा तभी तो डोनेट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो दूसरे के घर को बनने नहीं भागेगा, ठीक है। अगर उस पे खुद पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास लोन पेयर भी है, फिर भी वो उस लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ ये लोन पर आराम से डोनेट कर पा रहे हैं क्योंकि इनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी देखिए 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये पाई बॉन्ड के। तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो लुइस बेस के लिए बात समझ में आ गई, जिस पे वो ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है जिसके पास लोन पेयर हो और खुद का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट। चलिए जी, एक और बात देखिए, कह रहा है जनरली न्यूट्रल एटम डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ बैक बॉन्डिंग बिकॉज आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दैट एटम इटसेल्फ इज हाईली रिड्यूस, रेयर एग्जाम्पल ऑफ टू लोन पेयर ऑफ डोनेशन। ये कह रहा है जब कोई भी न्यूट्रल जो आइटम है वो जनरली एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट करते ही उस पर खुद पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है खुद पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, या कब जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो और जब खुद पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो फर्दर लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, अगर इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट करा तो एक लोन पेयर डोनेट करती है, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की खुद मांग होने लगेगी अब जहाँ, और जब खुद मांग होने लगेगी तो इस लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक एटम एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, अनोदर एटम को डोनेट नहीं कर सकता। कब तक, न्यूट्रल एटम की बात हो। अगर किसी एटम पे -2 हो जाए तो -2 का मतलब क्या है, उसे 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा है उस पर। तो -2 का मतलब 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 लोन पेयर को, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो तो आराम से क्या कर सकता है, 2 लोन पेयर, भला 3 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। मगर जो न्यूट्रल एटम है, लोन पेयर जिस पे माइनस होगा वो तो अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्योंकि एटम ना तो नेगेटिव चार्ज सहन करता है ना पॉजिटिव चार्ज सहन करना चाहता है, वो न्यूट्रल रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है, बॉन्डेड रहना चाहता है एटमों के साथ। तो कोई भी न्यूट्रल एटम वो एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट नहीं करता। एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट, भले ही उस पर 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे भले ही 2 लोन पेयर है, मगर एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट करते इस पे खुद पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे डिमांड हो जाएगी, तो ये फर्दर लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। तो ये कह रहा है इसका ऐसा एक एग्जाम्पल है एक्सेप्शनल। ये कह रहा है कि जनरली न्यूट्रल एटम डू नॉट डोनेट, ये कह रहा है जनरली न्यूट्रल एटम डोनेट लोन पेयर ओनली वन लोन पेयर
to back bonding because after that electron density on that atom itself is highly reduced। रेयर एग्जाम्पल दे रखा है किसका, रियल एग्जाम्पल ऑफ टू लोन पेयर डोनेशन। ये कह रहा है एक रियल एग्जाम्पल है जिसमें एक न्यूट्रल एटम दो लोन पेयर क्या कर देता है, बैक बॉन्डिंग में डोनेट कर देता है। वो एग्जाम्पल ये है जी, ऑक्सीजन एटम पे क्या लगे हैं, दो ए एल सी एफ थ्री, इस पे भी एल सी एफ थ्री, इस एल पे भी दो सी एफ थ्री और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। ये एफ पहली बात तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब सी पे एफ क्या है, एफ की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये तीन एफ लग गए, तो जब किसी एटम पे तीन एफ लग जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, और एक एल पे क्या हो गए, दो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लग गए। तो इसके लोन पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये बेचारा मजबूरी में दे ही देता है। ये भी इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक। अब अगला देने की कोशिश नहीं करेगा, मगर इसे फिर इधर इधर को देखा इसने, तो ये वाला एल्युमिनियम भी उसी की तरह रो रहा है। और जब इतना रो रहा है तो इन्होंने सोचा इससे मुझसे ज़्यादा तो इससे जरूरत है, ले दे ही दे, ठीक है। तो ये मजबूरी में क्या कर देता है। तो ये एक ऐसा रेयर एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, एक ही एटम, एक ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम क्या कर देता है, अपने दोनों लोन पेयर को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ध्यान रखिए इसको, नहीं तो जनरली ऐसा मोस्टली कंपाउंड्स में मिलेगा नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्लेनर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये कह रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो प्लेनर हुआ है, किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से। मतलब बैक बॉन्डिंग के बाद प्लेनर है, बैक बॉन्डिंग से पहले प्लेनर नहीं था, ऐसा बताना है। क्या ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो बैक बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर हुआ है, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हुआ है। चलिए NCl3, NCl3 की अगर हम बात करें, एक NCl3, एक BF3 और एक क्या है PF3 और एक BF3 और एक नन, ठीक है। देखिए NCl3 में N पे कितने Cl हो गए, 3। अब N पे भी लोन पेयर है और Cl पे भी लोन पेयर है, मगर N क्या है, सेकंड पीरियड का है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती। तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती तो इसका तो मैं क्या यूज़ करूंगा, लोन पेयर यूज़ करूंगा। इसका मैं क्या करूंगा, लोन पेयर यूज़, और इसकी क्या कर लूंगा, वैकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि Cl क्या है, Cl थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड के पास क्या है, 3D वैकेंट, तो 3D ऑर्बिटल तो वैकेंट पड़ी ही होंगी। तो चलिए लोन पे इस पे भी था, उस पे भी था, वैकेंट ऑर्बिटल उस पे नहीं थी, इस पे है, तो इसका तो लोन पर यूज़ कर लूंगा और इसकी यूज़ कर लूंगा वैकेंट ऑर्बिटल। जब ये अपने लोन पर डोनेट करेगा इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा तो, मगर इसकी एक्सटेंट बहुत कम होगी। क्यों, मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कोई एटम जिसकी हम वैकेंट ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर ऑलरेडी पहले से क्या पढ़े हैं, लोन पेयर पढ़े हैं, तो इन लोन पेयर उस लोन पेयर के बीच में क्या हो जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन, यानी कि बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बैक बॉन्डिंग है ये क्या होगा, लार्ज एक्सटेंट पर नहीं हो पाती, यानी कि इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। कह सकते हैं जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा। क्लियर होगी बात। एक तो देखिए 2p पाई और क्या बनेगा, 3d पाई। p और सेकंड में और थर्ड में के बीच में जो बेसिक क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं बनता। पाई बॉन्ड स्ट्रांग कहाँ बनेगा, p पाई, उससे वीक बनेगा 2p पाई सबसे स्ट्रांग, 2p पाई 3 पाई और वीक, और 2p पाई अगर d पाई और वीक हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। चलिए, तो बात मेन रीजन वो नहीं है, मेन रीजन ये है कि इसके पास क्या ऑलरेडी पहले से लोन पेयर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और उसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर आपस में जैसे ही अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को, तो इसके खुद के जो लोन पेयर हैं वो इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थी, 3D वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास, Cl के पास, मगर फिर भी ये बैक बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जिसकी हम वैकेंट ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं उसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, जो इसके लोन पेयर को रिपेल करेगा, या इनकमिंग लोन पेयर को क्या कर देगा, रिपेल। यहाँ देखिए PF3, तो अगर हम बात करें P के पास एक लोन पेयर होता है, इनका ही भाई है ये, ठीक, और इसके F के पास भी लोन पेयर होते हैं, ये इसके पास लोन पेयर है, उसके पास भी लोन पेयर है, मगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ये सेकंड पीरियड का, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती F के पास, तो इसकी तो यूज़ करूंगा वैकेंट ऑर्बिटल, इसका यूज़ कर लूंगा लोन पेयर। तो जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को, क्योंकि इसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ठीक, तो जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, मगर इस पे तो ये लोन पेयर आसानी से बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा क्योंकि इसका खुद का जो लोन पेयर है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें भी जो बैक बॉन्डिंग है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी, या कह सकते हैं कमज़ोर बनेगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, अगर जिस एटम की हम बैक बॉन्डिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर ऑलरेडी पहले से लोन पेयर है तो उसमें बैक बॉन्डिंग लेस क्या होगी, लेस एक्सटेंट पे होती है या होती ही नहीं। चलिए,
तो अगर ये क्या, अगर इसका देखिए, इसका लोन पर अगर किस में चला जाता है, बैक बॉन्डिंग में चला जाता है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 से कितनी हो जाती है, sp2, और sp2 होते ही शेप कैसी हो जाती है, प्लेनर हो जाती है। तो ये प्लेनर हो जाती है अगर बैक बॉन्डिंग होती तो, मगर फिलहाल प्लेनर नहीं हो रही क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो अब इस केस में हाइब्रिडेशन कितनी मिल रही, सिग्मा सिग्मा और एक लोन पर, 3 सिग्मा एक लोन पर हाइब्रिडेशन sp3। अगर ये लोन पर बैक बॉन्डिंग में चला जाता है तो हाइब्रिडेशन हो जाती है sp2, और sp2 होते ही कैसा बन जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। सेम कहानी यहाँ, तो यहाँ भी बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। इसकी बात करें BF3 की, तो बी एफ पे क्या होगा, बी पे कितने एफ लगे हैं, 3। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, इसके पास लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा। कौन सी वैकेंट ऑर्बिटल होती है इसमें, 2p। ठीक, तो ये पी में से लोन पे निकल के 2p में चला जाएंगे, तो पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड बनेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसकी इनिशियल हाइब्रिडेशन कितनी है, सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा, तो अभी भी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp2। और जब ये बैक बॉन्डिंग बना लेगा, नहीं कि पाई बॉन्ड बना लेगा, तो पाई बॉन्ड बनने से हाइब्रिडेशन में चेंज नहीं होता पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट होता नहीं, तो अभी भी क्या रहेगी, sp2। तो कहने का मतलब है ये बैक बॉन्डिंग होने के बाद भी प्लेनर है, मगर बैक बॉन्डिंग होने से पहले भी तो ये प्लेनर ही था, sp2 था। तो ये BF3 प्लेनर है, मगर बैक बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर नहीं है। बैक बॉन्डिंग के पहले भी क्या है, ये प्लेनर है, तो ये ऑलरेडी क्या था, प्लेनर था। ऐसा नहीं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर हुआ। हाँ, इसमें अगर बैक बॉन्डिंग हो जाती तो अभी ये प्लेनर नहीं है। अभी इसकी हाइब्रिडेशन sp3 लोन पेयर 1 है, तो कैसी शेप है, इट sp3 लोन पेयर 1, तो इसकी शेप हो गई पिरामिडल। मगर ये लोन पर इसमें चला जाता है किसमें, बैक बॉन्डिंग में, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाती है sp2 और इस शेप हो जाती है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये अभी पिरामिडल है, अगर हाइब्रिडेशन बैक बॉन्डिंग हो जाती तो प्लेनर हो जाता, नहीं कि प्लेनर हो जाता है किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से, मगर बैक बॉन्डिंग हो नहीं पा रही। तो इन दोनों में बैक बॉन्डिंग हो नहीं पा रही है, और इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, मगर बैक बॉन्डिंग होने से पहले भी ये क्या था, ऑलरेडी प्लेनर था, तो बैक बॉन्डिंग के बाद भी प्लेनर है। तो ये प्लेनर, अगर हम कहें कि BF3 प्लेनर हो गया बैक बॉन्डिंग की वजह से, ये बात गलत है, ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, प्लेनर है। तो इसलिए बैक बॉन्डिंग की वजह से इन तीनों में से कोई सा भी प्लेनर नहीं हो पा रहा। ये प्लेनर हो ही नहीं पा रहे और ये ऑलरेडी पहले से प्लेनर है, इनमें तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही। चलिए, तो बात करें तो ये कह रहा है 3D वैकेंट ऑर्बिटल, इनके पास क्या है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, बट नो बैक बॉन्डिंग, फिर भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसका लोन पर और उसका लोन पर आपस में क्या कर देगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा देता है, जिससे दैट इज वीक बैक बॉन्डिंग, जिससे जो बैक बॉन्डिंग है वो कैसी होगी, वीक का मतलब यानी कि ये क्या हो जाएगी, लार्ज एक्सटेंट पे, यानी कि बैक ऐसा पाई बॉन्ड बनने से पहले क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई बैक बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा कंपाउंड क्या है, बैक बॉन्डिंग रखता है, मगर बैक बॉन्डिंग भी कौन सी, पी पाई और डी पाई वाली। देखिए, अभी हमने ये देखा था, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ओ के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसको बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, क्योंकि बोरॉन पे 3 ही तो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कौन से, 3OH OH OH लग रहे होंगे इस पे, तो ये बैक बॉन्डिंग होगी। मगर ये बैक बॉन्डिंग कैसी होगी, इसकी बैलेंसी सेल भी क्या है, 2p, और इसकी बैलेंसी सेल भी क्या है, 2p। तो ये जो बैक बॉन्डिंग होगी ये किस में होगी, पी पाई में होगी, और पी पाई भी कैसी, 2p पाई। इसमें बात करें, ओ के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन के पास, बिल्कुल है, क्योंकि इस बोरोन पे 3 ही ग्रुप लगे हैं, और 3 ग्रुप लगे तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी। 4 ग्रुप लग जाते हैं, 4 बॉन्ड लग जाते हैं, फिर वैकेंट ऑर्बिटल यूज हो चुकी होती है। तो ये भी क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, मगर इसके पास बैलेंसी सेल कौन सी, सेकंड, और बैलेंसी सेल सेकंड है, तो जो ऑर्बिटल होगी लोन पर पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे, 2p में पढ़ोगे, तो ये 2p, और इसके पास भी बैलेंसी सेल कौन सी है, सेकंड है, तो इसके पास भी क्या होगी, 2p, तो ये 2p बैक बॉन्डिंग होगा। तो ये क्या होगा, 2p पाई बैक बॉन्डिंग, यानी कि ये भी जो बैक बॉन्डिंग होगी तो मगर पी पाई होगी। हमसे कौन सी पूछ रहा है, पी पाई डी पाई। देखिए, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, इनके पास लोन पर, अभी आपने देखा था इनऑर्गेनिक बेंजीन थी ये, तो इसने इसको अपना क्या कर दिया था, लोन पर क्या कर दिया था, डोनेट। क्लियर, इसने इसको अपना लोन पर डोनेट करा है, लोन पर डोनेट करा है, तो इसमें क्या हो गया, अगर हम बात करें तो इसमें ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, और जब सेकंड पीरियड का है तो सेकंड पीरियड में तो पी होती है, डी का जिक्र ही नहीं होता, तो ये भी कैसा होगा, पी पाई। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, इसके पास लोन पर है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास तो है 2p, और ऐसा ही क्या है, थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास क्या है, 3d वैकेंट। तो ये अपना लोन पर इसको क्या कर देगा, डोनेट, और ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और कैसी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p पाई 3d पाई, तो इसमें p पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो गई, तो आंसर कौन सा हो गया, डी। क्लियर, एक की पॉइंट क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज, बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये कह रहा है जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उससे बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाती है, मगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्यों, बिकॉज
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग होगी तो वैसे वैसे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ घट जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, मैं आपको बता दूं, जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में वो पूछे, देखिए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर बात करें कि ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। किसकी वजह से, कि ये पोलर है, नहीं। जो अगर हम बात करें नेट डाइपोल मोमेंट की, तो वो ऑर्गेनिक बेंजीन में भी नेट डाइपोल जीरो है और इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी नेट डाइपोल क्या आता है, जीरो। तो वो भी नॉन पोलर है और यो भी नॉन पोलर है, फिर भी ये मोर रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड जो है, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। तो बॉन्ड पोलर है मगर ओवरऑल क्या है, ये नॉन पोलर है। ओवरऑल नॉन पोलर है दोनों बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन भी इनऑर्गेनिक बेंजीन भी, मगर इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, मोर रिएक्टिव है ऑर्गेनिक बेंजीन से, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड कैसे है, पोलर है। ठीक है, नेट डाइपोल तो इसका जीरो है मगर बॉन्ड पोलर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द स्ट्रॉन्गर बी एफ बॉन्ड प्रेजेंट इन, किस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बी एफ बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें NH3 में, NH3 का जो N है उसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है इस बोरॉन को। तो इस बोरॉन क्या करेगा, इस BF के बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इस बोरॉन का जो बैकेंट ऑर्बिटल थी वो इस N के लोन पेयर के साथ चली गई और इसने क्या बना दिया है, सिग्मा बॉन्ड। या कह सकते हैं इस बोरॉन पे 4 एटम बन चुके हैं, 4 एटम अटैच हो चुके हैं, या कह सकते हैं बोरॉन 4 सिग्मा बॉन्ड बना चुकी है, 3 किसके साथ, F के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ। तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगी, तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा। सेम कहानी यहाँ होगी, बी पे भी कितने सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, 4। देखिए 3 तो F से और 1 किससे, O के लोन पेयर से। O ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया होगा, इसकी बैकेंट ऑर्बिटल को क्या बना दिया होगा, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसके पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रही, क्योंकि इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड में यूज हो चुकी है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। सेम कहानी यहाँ है, इसने अपने लोन पे डोनेट करा होगा तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बोरॉन पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। देखिए 3 F के साथ और 1 इस वाले F के साथ। इसमें BF3 में B के पास वैकेंट ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस F का जो लोन पेयर है वो उसके साथ क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा। और बैक बॉन्डिंग होगी तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होगा, BF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में होगा, BF3 में। तो समझ में आ गई बात। इन तीनों केसों में क्या था, 4 सिग्मा बॉन्ड ऑन बोरॉन, बोरॉन पे क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, सो नो बैक बॉन्डिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन बी। तो इन तीनों केसों में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रही, क्योंकि इस बोरॉन ने चारों के चारों क्या बना लिए, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। कह सकते हैं इसकी जो चारों ऑर्बिटल थी वो किस, बैलेंसी सेल की जो चारों ऑर्बिटल थी वो किस में जा चुकी हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो बैक बॉन्डिंग के लिए वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं रही। इसमें देखें तो इसमें कहानी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, किसके बीच में, B और F बॉन्ड के बीच में, जिससे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग BF बॉन्ड किसमें मिलेगा, BF3 में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एडक्ट, एडक्ट मतलब वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एडक्ट विद BF3, BF3 के साथ कौन एडक्ट नहीं बनाएगा। देखिए पहली बात तो ये बात करें कि BF3 के साथ एडक्ट कौन बनाएगा, एडक्ट मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाएगा जो इसे क्या कर दे, लोन पे डोनेट कर दे, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो इसे लोन पे डोनेट कर देगा वो क्या होगा, इसके साथ एडक्ट बना लेगा। जैसे ये सब एडक्ट ही तो बन रहे हैं, एन ने इसको अपना लोन पे डोनेट करके क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब है कॉम्प्लेक्स, यानी कि एडक्ट, इसे बोलते हैं एडक्ट बनना। तो देखिए NH3 इसके साथ एडक्ट बना सकता है, बिल्कुल। इसका N अपना लोन पर क्या कर सकता है, अपना N क्या करेगा, अपना लोन पर इस बोरॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मतलब ये लुईस एसिड है, क्योंकि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट क्यों कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की बॉन्डिंग करके 6 इलेक्ट्रॉन कर लिया, और अभी भी एक ऑर्बिटल बैकेंड पड़ी है जिससे अपने लोन पर डोनेट करके क्या बना सकता है, एडक्ट। सेम कहानी यहाँ R2 कोई ईथर है, तो ये ईथर क्या करेगा, O अपने लोन पे डोनेट करके इसको B को क्या कर सकता है, एडक्ट बना सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है। ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि B और O के बीच में ये पहला बॉन्ड बनेगा, या N और B के बीच में ये पहला बॉन्ड बनेगा, तो वो सिग्मा, देखो जैसे ये बन रहा है। ठीक है, सेम कहानी F भी अपना लोन पर डोनेट करके इसके साथ क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब एडक्ट बना सकता है। यहाँ देखिए इस O के जो लोन पेयर है,
ये लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा। ये क्या है, इसके पास लोन पेयर और इसके पास क्या है, 3D वैकेंट है। तो इसका जो लोन पेयर है वो ऑलरेडी किस में चला जाएगा, बैक बॉन्डिंग में। और ये यहाँ बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो अब ये लोन पेयर उसके साथ इडक्ट बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, या कह सकते हैं अब ये लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर चुका है तो फर्दर लोन पर दूसरा लोन पेयर इसको डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि अब इस पर खुद पे इलेक्ट्रॉनों की क्या आने लगेगी, कमी। मैंने आपको बताया था कि अगर क्या है, एक लोन पेयर किस में चला जाए, बैक बॉन्डिंग में, तो बचा हुआ जो लोन पेयर है वो उसकी लुईस बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इस पर खुद पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये इसके साथ इडक्ट बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑलरेडी कहाँ चला गया, बैक बॉन्डिंग में। या तो उधर जाए या इधर जाए, कोई सा एक लोन पर जाएगा और एक ही काम में जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग में या इडक्ट बनाने में। और ये बैक बॉन्डिंग में चला गया तो इडक्ट नहीं बनाएगा। क्लियर? तो आंसर कौन सा हो गया, डी। तो ये आंसर हो गया, ये इसके साथ इडक्ट नहीं बनाएगा। देखिए कह रहा है कंपेयर स्टेबिलिटी। क्या है ये, हमारे पास कार्बीन है। कार्बीन दो टाइप की होती है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। देखिए कार्बन के पे क्या होता है, अगर हम बात करें कार्बीन पे जो दो इलेक्ट्रॉन, कार्बीन क्या होती है, कार्बीन में कार्बन की दो वैलेंसी तो बॉन्डेड होती हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री। अगर वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, मतलब लोन पेयर की फॉर्म में, तो कहलाती है सिंगलेट कार्बीन। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो अनबॉन्डेड है, अगर वो अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बीन। तो ये है सिंगलेट, जो एक लोन पेयर में एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं, दोनों लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं, तो वो बनाता है लोन पेयर, उसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। और अगर ये दोनों अनबॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो इसे बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन के ऊपर मैंने एक लेक्चर बना रखा है ऑर्गेनिक में, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको वहां समझ लीजिएगा क्या होती है सिंगलेट कार्बीन और क्या होती है ट्रिपलेट कार्बीन। चलिए खैर, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में अगर कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 6 होते हैं। अगर हम बात करें तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 1s2 2s2, और ये क्या हो जाएगा 2p2। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, ये बैलेंसी सेल हो गई। तो इस बैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 ये हैं, तो 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर कार्बन की कोवैलेंसी देखें ग्राउंड स्टेट में तो कितनी होती है, 2, क्योंकि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 है, मगर 4 में से 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो कोवैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 2। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कार्बन की कोवैलेंसी 2 एंड 4, अगर वो ग्राउंड स्टेट में तो 2 और एक्साइड स्टेट में तो 4। तो फिलहाल यहाँ कोवैलेंसी कितनी होगी, 2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या होगा, लोन पेयर। तो कार्बीन क्या होती है, यानी कि जिस पे दो दो इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक लोन पेयर की फॉर्म में पड़ा होगा, तो ये कहलाती है सिंगलेट कार्बीन। चलिए अब सिंगलेट कार्बीन में जरा खास देखें तो इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है, एक ये वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब है इसके पास क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है, ये एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्लियर? अब ये जो क्या है, इसके पास ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और इसके तो कार्बीन का जो कार्बन है, सिंगलेट कार्बीन का जो कार्बन है, उसके पास एक लोन पेयर है और एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये लोन पेयर है, एफ के पास क्या होंगे, लोन पेयर। अब ये अपने लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या बना देगा, इसके अंदर ये पाई बॉन्ड, ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, इसका लोन पेयर और उसकी वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग बना देगा, पी पाई बैक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या है, तुम कहोगे जिस कार्बन पे, देखिए जिस कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल है उस पे अगर अदोदर एक लोन पेयर और हो तो ये बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिवली नहीं होती। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर है, इस इनकमिंग लोन पेयर को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, इस इनकमिंग लोन पेयर को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती। मगर इस केस में हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस केस में इस कार्बन की खुद की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वहाँ पीछे जितने भी केस देखे थे, जिस कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल, जिस एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल थी और साथ में लोन पेयर था, तो वहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लोन पेयर आपस में रिपेल कर देते हैं, और रिपेल करने की वजह से बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती थी। मगर यहाँ हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि रीजन ये है कि इस कार्बन की ऑर्बिटल, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब तो इसके पास मजबूरी है, जान बचानी है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से रिपल्शन कितना भी हो, ये पाई बॉन्ड बना के भाग ही जाता है, क्योंकि इससे अपनी क्या करना है, कम से कम ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लूँ।
तो ये क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होता तो फिर ये लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव हो जाता। इफेक्टिव तो अब भी है, मगर अब क्या है, अब इसकी मजबूरी है, अब इसको क्या है, रिपल्सन से ज़्यादा नहीं कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो और वो कोई दूसरे लोग उसका विरोध कर रहे हो तो फिर भी वो काम उसका करता है क्योंकि उसे पता है कि मुझे इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी की वजह से बैक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे जितना ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि इस पर अनोदर एटम पे लोन पे नहीं है, एच एटम पे लोन पे नहीं जो इसको डोनेट कर सके। तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इसलिए CH2 से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, CF2। इसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन और इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बिन। सब्स्टिट्यूटेड मतलब हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देंगे। तो रीजन क्या है, रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये अनस्टेबल था, तो बैक बॉन्डिंग क्या कर देगा, इसकी डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। तो दो बातें बतनी, जिस एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल है, जिस और एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अगर उस पर ऑलरेडी पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होती अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और बैक बॉन्डिंग हो जाती है अगर उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो नहीं होगी और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो मजबूरी में बेचारा बैक बॉन्डिंग कर लेता है। चलिए दूसरी एक और खास बात, इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एफ क्या चाह रहा था, एफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे, 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बेचारे पे रो रहा है। और ये एफ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे होंगे, ये विड्रॉ कर रहे होंगे, इससे और इलेक्ट्रॉनों को छीन रहे होंगे। एक तो इस पे पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीन रहे होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीन रहे होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो ये और ज़्यादा रोएगा। तो ये अनस्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसमें एच ना इलेक्ट्रॉन देते ना लेते, ये बेचारे कुछ करते ही नहीं है। तो ये क्या है, इंडक्टिव फैक्ट नहीं दिखाएंगे, ना प्लस आई ना माइनस आई, मगर एफ यहाँ स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखाएगा और माइनस आई की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो इंडक्टिव फैक्टर को देखूं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, जिसके इसको क्या करेगा, अनस्टेबल। तो माइनस आई इसको क्या करेगा, अनस्टेबल, मगर बैक बॉन्डिंग इसको क्या करेगी, स्टेबल। अब दोनों में कौन सा फैक्टर बड़ा होता है, तो इंडक्टिव फैक्ट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कौन, बैक बॉन्डिंग। तो इंडक्टिव फैक्ट जितना घटाएगी उससे कहीं ज़्यादा बैक बॉन्डिंग इसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करती है और ये ऑलरेडी दे देती है। तो वो पार्सली इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रॉनों को पार्सली शिफ्ट करता है, जबकि वो कंप्लीट क्या कर देती है, डोनेट कर देती है बैक बॉन्डिंग। इसलिए बैक बॉन्डिंग बहुत बड़ी होती है किससे, इंडक्टिव से। तो आई इफेक्ट पर, तो ये कह रहा है आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव फैक्ट पर बैक बॉन्डिंग क्या रहेगी, डोमिनेट है। तो इसलिए एज इट स्टेबिलिटी, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, फाइनली इंक्रीज। चलिए यहाँ देखें बात, अब इसमें इनकी बात करें, ये कैसी हो गई, ये हो गई ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। इसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर जाता है, जंप, यानी कि क्या हो गई, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो अब कार्बन के पास जो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो चारों के चारों क्या हो गए, अनपेयर्ड। इनमें से 2 कोई से इलेक्ट्रॉन, कोई से भी 2, अब तो ये सब मिक्स हो जाएंगी, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं मगर दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे लोन पेयर में काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रही। सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या अंतर है, ट्रिपलेट में कार्बन के पास कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं रही, जबकि उसके पास क्या थी, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल थी। क्लियर होगी बात। तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रही तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए, एक एटम पे लोन पेयर, दूसरे पे वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास चारों ऑर्बिटल भर गई, 2 ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना लिया, 2 ऑर्बिटलों में ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है पड़ा है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो अब तो बस सिर्फ कौन सा इफेक्ट बचा, इंडक्टिव। एच तो ना देते ना लेते, ऑक्टेट इनका भी देखो कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये फ्लोरीन उल्टा इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, एक तो बेचारे पे इलेक्ट्रॉन कम है, उल्टा फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, किसकी वजह से, माइनस आई की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी क्या हो जाएगी, यहाँ कम। जब ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, और उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो गई, तो इससे ज़्यादा स्टेबल आपके कौन हो जाएगा, ये। तो अगर हम बात करें
सिंगलेट की, तो सिंगलेट में ये ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि सिंगलेट में बैक बॉन्डिंग हो जा रही थी। सिंगलेट में बैक बॉन्डिंग क्यों हो जा रही थी? क्योंकि उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल थी। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, तो इसमें डोमिनेट, अब इसमें डोमिनेट फैक्टर कौन हो गया? इंडक्टिव फैक्ट। और इंडक्टिव फैक्ट के केस में माइनस आई क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। स्टेबिलिटी क्यों? देखिए, माइनस वाले किसको अनस्टेबल करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो उल्टे इलेक्ट्रॉन और छीन के हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम कर देंगे। तो इसलिए आपके कौन सी ज़्यादा स्टेबल हो गई? तो ट्रिपलेट के केस में नॉर्मल जो कार्बिन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, किससे? सब्स्टिट्यूटेड से। यहाँ देखिए, अब जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बिन है, कौन सी कार्बिन है? सिंगलेट है ये। एक ये लोन पेयर की फॉर्म में पड़ा है, यानी कि कैसी है? सिंगलेट कार्बिन। तो इसमें बात करें सी एफ, अगर सी एफ टू, सी सी एल टू, सी बी आर टू, सी आई टू, तो इनमें सब में बैक बॉन्डिंग होगी। अगर सिंगलेट का केस है, सिंगलेट का केस है, तो क्या होगी इनके पास? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या करेंगी? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग देखिए, इसकी ये कार्बन, कौन सी कार्बन की बैलेंसी सेल है? सेकेंड। तो ये टू पी, टू पी, टू पी, टू पी, मगर इसमें जो लोन पेयर पड़ा होगा वो टू पी में। फ्लोरीन की बैलेंसी सेल है टू, और अगर क्लोरीन की बैलेंसी की सेल की बात करें तो थर्ड, इसकी फोर्थ, इसकी फिफ्थ। तो ये क्या होगा? इसमें जो लोन पेयर होगा टू पी में, इसमें लोन पेयर होगा थ्री पी में, इसमें लोन पेयर होगा फोर पी में, इसमें आई में लोन पेयर होगा फाइव पी में। अब यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो टू पी के बीच में, यहाँ थ्री पी टू पी के बीच में, यहाँ फोर पी टू पी के बीच में, और यहाँ फाइव पी और टू पी के बीच में। तो डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? कम है, तो आराम से पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई, यहाँ डिस्टेंस और बढ़ गई, यहाँ डिस्टेंस और बढ़ गई। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, या कह सकते हैं दो पी ऑर्बिटल के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो पाई बॉन्ड का बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप होकर तो पाई बॉन्ड बनाती हैं। और जब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत हो जाएगा तो ये कितनी झुकलें आपस में ओवरलैप नहीं हो पाएंगी, या ओवरलैप जो एक्सटेंड एरिया है वो कम होता चला जाएगा। ये कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये और भी वीक, ये और भी वीक, ये और भी वीक। तो जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पाई बॉन्ड वीक होता जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होगी। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी? लेफ्ट टू राइट जाने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, जिससे बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी कम होगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम। तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये। अगर ये सिंगलेट होती तो सिंगलेट में ज़्यादा स्टेबल कौन होती है? क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस आई होता उतना क्या हो जाता? अनस्टेबल। तो अगर ये सिंगलेट है तो सिंगलेट में ज़्यादा स्टेबल ये है। और टिपलेट होता तो टिपलेट में डोमिनेट फैक्टर कौन होता? अगर सिंगलेट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन है? बैक बॉन्डिंग। और अगर ये क्या होती? टिपलेट होती तो डोमिनेट फैक्टर कौन होता? माइनस आई। और माइनस आई के केस में जितना ज़्यादा माइनस आई उतना अनस्टेबल, तो उस केस में ज़्यादा स्टेबल कौन होती? ये। क्लियर होगी बात? चलिए, ये कह रहा है कंपेयर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। लुईस एसिड कौन होता है? जो सब्सटेंस क्या कर सके? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? चलिए वो भी बताएंगे। लुईस एसिड पे पूरी एक लेक्चर बनाएंगे किस दिन, लुईस एसिड और लुईस बेस पे। तो जो सब्सटेंस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो क्या कहलाएगा? लुईस एसिड। और लोन पेयर को एक्सेप्ट वही करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, या कह सकते हैं, ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा है कि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पेयर ले ही लेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, BF3 की बात करें तो इसके पास बी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और तीनों की बॉन्डिंग करके कितने इलेक्ट्रॉन कर पाता है? ये 6 इलेक्ट्रॉन कर पाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नहीं कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कैसा होगा? लुईस एसिड। तो ये BF3 हो, BCl3 हो, BBr3 हो, BI3 यानी कि BX3 सब क्या है? ये लुईस एसिड है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जल्दी लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? तो इसमें भी डोमिनेट, जैसे आई क्या है? ICl Br, ये इंडक्टिव फैक्ट है। इंडक्टिव फैक्ट से कंपेयर करूं तो F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, उतनी जल्दी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो उतना ज़्यादा क्या होना चाहिए? लुईस एसिड। तो अगर इंडक्टिव फैक्ट कंपेयर करूं तो मोर लुईस एसिड कौन होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्योंकि F क्या करेगा? यहाँ देखिए, बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और इसमें जो इस केस में जो बोरॉन पे जुड़ने वाला एटम है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ को छीन लेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में होनी चाहिए? BF3 के केस में होनी चाहिए, अगर इंडक्टिव फैक्ट को कंपेयर करूं तो। मगर इंडक्टिव फैक्ट के पिताजी हैं कौन? बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है, और इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर दे देगा, और ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगी। अब बैक बॉन्डिंग जल्दी किस में होगी? इसमें 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग, इसमें 2p के बीच में, इसमें 4p, और इसमें 2p और 5p, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल है 2, और F की 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5।
तो बैक बॉन्डिंग इस केस में जल्दी होगी। जिस केस में बैक बॉन्डिंग जल्दी होगी उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी है वो कम हो जाएगी। तो ये बैक बॉन्डिंग क्या कर देगी, इसके ऑक्टेट को जल्दी कंप्लीट कर देगी। तो ये जल्दी से अब इसके पास लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो ये कहने का मतलब है बैक बॉन्डिंग इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगी, जिससे लुईस एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो बैक बॉन्डिंग डोमिनेट फैक्टर है, तो जिसमें जितनी जल्दी बैक बॉन्डिंग होगी वो उसकी लुईस एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की इच्छा कम हो जाएगी। जब यहाँ अंदर से इसे लोन पेयर मिल जाएगा तो बाहर से लोन पेयर नहीं लेगा, तो इसमें लुईस एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। सबसे ज़्यादा लुईस एसिड कौन हो जाएगा फिर, Bi3, क्योंकि इस केस में बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छे से नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, आउटर से मंगा लेगा, कहेगा छोड़ो यार इसमें इसको अच्छे से बनाना नहीं आता, यहाँ से मंगा लो बाजार से, ठीक है। चलिए, तो रीजन क्या है, अगर इंडक्टिव फैक्ट कंपेयर करेंगे तो ये मोर लुईस एसिड होगा, और बैक बॉन्डिंग देखेंगे तो ये मोर लुईस एसिड होगा, मगर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, बैक बॉन्डिंग। तो एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ डोमिनेट फैक्टर है, किससे, इंडक्टिव से। तो जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम, और बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम होंगे, तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। जिसमें बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली होगी तो उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो तो लुईस एसिड रहेगा नहीं। क्लियर होगी बात। तो जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग के चांसेस क्या होते जाएंगे कम, वैसे वैसे लुईस स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेम कहानी ये Be है, Be में क्या होते हैं, दो वैकेंट ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल क्या होंगी, वैकेंट, ठीक है। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी, इसके पास लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये 2p के बीच में। और यहाँ क्या होगी, जो बैक बॉन्डिंग होगी 3p 2p के बीच में, और यहाँ जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 4p और 2p के बीच में, और यहाँ जो बैक बॉन्डिंग होगी वो किस में होगी, 5p और 2p। तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग के चांसेस किस में, इसमें बैक बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा किस में होगी, वो इसमें होगी। आगे बात समझ में। तो मोर लुईस एसिड की स्ट्रेंथ पूछे तो इस केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली है। जितनी इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग होगी वहाँ पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। चलिए, तो कह रहा है ये कह रहा है बैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इज पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग, देन बैक बॉन्डिंग। तो उस केस में क्या होगा, ये कह रहा है कि सेंट्रल एटम की जो वैकेंट ऑर्बिटल है अगर वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गई तो उस केस में लुईस एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा, तो लुईस एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। ये कह लो बैक बॉन्डिंग कम तो लुईस एसिड नेचर क्या होगी, ज़्यादा। तो लुईस एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी के। जिसमें बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसमें लुईस एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिड कैसे पता चलता है, जब दो सब्सटेंस को हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उसका मतलब क्या होता है, क्या तरीका मैंने आपको बता रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि H+ निकालो। H+ निकलने के बाद जो एनायन बनेगा वो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना क्या कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो जैसे इसमें से H+ निकाला तो ये O- बनेगा, और इसमें से H+ निकाला तो ये O-। अब ये इन एनायन में से जोन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना स्टेबल एनायन उतनी जल्दी H+ रिलीज हो जाएगा, उतना क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका जो लोन पेयर है, इस पे जो माइनस है, इसका लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं। मगर SI के पास क्या है, 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा, इसको डोनेट, क्योंकि माइनस का मतलब लोन पेयर है, तो फटाक से अपने लोन पेयर डोनेट करके क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग। ये ऐसे बोलते हैं, रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, लोन पेयर सिग्मा और बैकेंट डी ऑर्बिटल, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम भी कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, ये अपना बैक बॉन्डिंग से क्या कर लेगा, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक। नेक्स्ट देखिए, एक ये CH3 और एक ये CCl3, इनमें हमें क्या कंपेयर करना है, इनमें हमें कंपेयर करना है किस एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए, इंडक्टिव फैक्ट भी हो सकता है। F क्या है, F क्या दिखाएगा, -I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो हमें लग रहा है कि F का -I ज़्यादा होता है किससे, Cl से, तो इसका -I ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, मगर नहीं। इंडक्टिव फैक्ट से भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मैंने आपको क्या बता रखा, बैक बॉन्डिंग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए H+ निकालो, H+ निकलने के बाद ये एनायन बना। अब ये जो माइनस बना ये तो बैक बॉन्डिंग में जाएगा नहीं, क्योंकि F के पास क्या है, F के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक। मगर ये जो इस केस में जब H+ निकलेगा तो C- बनेगा, और C- इस Cl के साथ बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, 3d वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास 3d वैकेंट है, तो ये फटाक से क्या होगा, लोन पेयर इस कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, लोन पेयर इसके ये जो माइनस है इसके साथ बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, ये क्या बना देगा, बैक बॉन्डिंग। ये ऐसे बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन इसका लोन पेयर, और ये बीच में होगा सिग्मा बॉन्ड, और ये बैक एंड डी ऑर्बिटल। तो लोन पेयर सिग्मा बैक एंड डी ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस।
तो ये एक स्टेबल रेजोनेंस है। तो ये क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से कह सकते हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से ये एनायन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो समझ में आई बात। यहाँ तो इंडक्टिव फैक्ट से देखूं तो ये ज़्यादा स्टेबल, मगर मीजोमेरिक की बात करूं तो इंडक्टिव फैक्ट से डोमिनेट फैक्टर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस। तो इस केस में ये जो लोन पेयर है इसके साथ बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या होती है, बैक 3D वैकेंट। तो ये फटाक से रेजोनेंस बना के क्या बना देगा, पाई बॉन्ड या बैक बॉन्ड, या कैसे बना देगा, ये पी पाई और ये डी पाई। डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी या रेजोनेंस हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो ये क्या कहलाएगा, मोर एसिडिक। यहाँ देखिए सेम कहानी, यहाँ जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस, ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस, और ये माइनस इसके पास क्या है, 3D वैकेंट है, क्योंकि ये बैलेंसी सेल इसकी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, या कह सकते हैं बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये जो माइनस बनेगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा बैक बॉन्डिंग से या पाई बॉन्ड से, और इसके पास बैक एंड ड्यूटल नहीं है तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मोर स्टेबल कौन है, ये तो इसका जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक। कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ H हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, O से जुड़ने वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इस पे जितना ज़्यादा प्लस होगा, जितना ज़्यादा प्लस होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इसका जो लोन पेयर है वो तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है नहीं, क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मगर इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ क्या चला जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास क्या है, 3D वैकेंट है। तो ये क्या बना देगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा पी पाई। जब ये अपने लोन पे इसको डोनेट कर देगा तो इस पर माइनस और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब ये लोन पर इधर देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पर क्या आएगा, ज़्यादा प्लस आएगा, और जितना ज़्यादा प्लस आएगा उतनी जल्दी क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इसमें। तो इस केस में जब ये अपना इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ चला जाएगा किसमें, बैक बॉन्डिंग में। क्यों, क्योंकि इसका लोन, इसके पास लोन पेयर है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ छीन लेगा, इसको छीनेगा तो इस पर ज़्यादा प्लस आएगा, और ज़्यादा प्लस आएगा तो उतनी, जितना ज़्यादा प्लस आएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कह रहा है अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन मोर, ये क्या होगा, यहाँ पे O पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन मोर फ्रॉम H। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, मोर प्लस चार्ज ऑन H एटम। तो जिससे H एटम पे प्लस चार्ज ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है वाई बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन CCl3। CCl3 माइनस में तो बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसमें तो बैक बॉन्डिंग होती है, बट नॉट इन NCl3, मगर NCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। ये बात आपको बतानी है क्यों, ये होमवर्क के लिए हो गया आपके। तो कह रहा है कि CCl3 माइनस में तो बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग होती है, मगर NCl3 में नहीं होती, क्यों, वो आप मुझे बताएंगे। देखिए कह रहा है कंपेयर डायपोल मोमेंट, जिस एग्जाम्पल है CH3 का होल थ्राइस NO और CH3 का होल थ्राइस PO। अगर हम बात करें तो N पे क्या है, 3 CH3 हैं, 3 कोवलेंट बॉन्डेड CH3 ग्रुप हो गए, और बचा एक N पे एक लोन पर बचा होगा, उस लोन पर से डोनेट कर, इस लोन पर को डोनेट करके O के साथ क्या बना दिया होगा इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ देखिए, ठीक, O पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड में तो सिर्फ इस N के इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसके तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे। सेम कहानी यहाँ होगी, P अपना लोन पर डोनेट करके इसको क्या बना देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मगर ध्यान दीजिए, अब इस पे लोन पेयर और इस पे क्या होती है, इस P, ये क्या है, थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड का, तो इस पे 3D क्या होगी, वैकेंट, और 3D वैकेंट होगी तो इसके पास क्या होती है, एक वैकेंट P ऑर्बिटल होती है। तो ये अपने लोन पर इसको क्या कर देगा, वापस बैक बॉन्डिंग कर देगा, और बैक बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड उधर और इधर से इधर, तो जितने डायपोल उधर उतना डायपोल इधर, यानी कि जब ये अपना लोन पे इसको डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस, और ये उल्टा क्या कर देगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये वापस अपना लोन पे डोनेट करके बैक बॉन्डिंग कर देगा, और ये क्या हो जाएगी, पी पाई डी पाई। इसका पी लोन पर पड़ा है P में, और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी है, D, तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तो इसमें नेट डायपोल क्या हो जाएगा, एक तरीके से जीरो कह सकते हैं, यानी कि इस बॉन्ड की वजह से। तो जैसे इसकी वजह से पोलैरिटी उधर और इसकी वजह से पोलैरिटी इधर, आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। इस केस में सिर्फ एक ही, इसमें ये वापस बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये सेकंड पीरियड का है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या है, बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, और बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। तो ये क्या होगा, जब ये बॉन्ड इधर गया तो इसकी पोलैरिटी इधर माइनस, इधर प्लस, तो इस केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा, ये डायपोल मोमेंट है, इस केस में डायपोल मोमेंट आएगा, उस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इस केस में। और वैसे भी इसके पास देखिए, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती तो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड करके 5 नहीं कर सकता, जबकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है तो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड करके कितना कर सकता है, 5। ये सब कोवलेंसी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है,
नहीं समझ में आ रहा तो वहीं पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर बी एन, बी बोरॉन और नाइट्रोजन एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमें कंपेयर करनी इन कंपाउंड में। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए बी पे एन आर टू का कितना लगे हैं 3, ऐसी एक एच हो गया, इस पे कितने ग्रुप रह गए 2, और इस पे कितना ग्रुप रह गया सिर्फ 1। तो देखिए ये है बी पे, इस एन पे क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, और बोरोन के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बने हैं तो एक ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अपने क्या करेगी लो इसके साथ ये अपने लोन पेयर डोनेट कर, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपने क्या बना देगा बैक बॉन्डिंग, या कह सकते हैं वो इसके साथ भी बना सकती है बैक बॉन्डिंग, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी सब जगह हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, और सब जगह तीनों पे बढ़ जाएगी। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी हर एक की 33% पाई बॉन्डिंग। इस पे भी 33, इस पे भी 33, इस पे भी 33। यहाँ देखिए एस से तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, इस एन के लोन पेयर से हो सकती है और इसके से हो सकती है, तो इधर से भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है उधर से भी। तो यहाँ दो बैक बॉन्डिंग दो जगह बढ़ जाएगी, तो कितनी होगी 50% यहाँ 50% यहाँ, तो 50-50% दोनों पे, ठीक है। इसमें इधर से बैक बॉन्डिंग नहीं, इधर सिर्फ एक ही जगह से बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ से, ठीक है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग यहाँ कितनी रहेगी 100 के 100%। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ऑर्डर केवल एक पे ही बढ़ रहा है, वहाँ 2 में बढ़ गया, वहाँ 3 में बढ़ गया। तो ज़्यादा बैक बॉन्डिंग, ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा कहाँ होगी यहाँ, क्योंकि इसमें 100% बैक बॉन्डिंग है इस बॉन्ड पे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर, इसमें क्या हो गया पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर 2 जगह बढ़ गया, इसमें कितना आ रहा है 33%। तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग परसेंटेज कहाँ आ रही है इस केस में 100%। तो इसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो इसी की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस केस में होगी, इस केस में सबसे कम होगी कौन सी बॉन्ड लेंथ, बी और नाइट्रोजन, बोरॉन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसमें होगी। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इसमें, और इसमें क्या होगी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इस केस में मिलेगी, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी थी वो 33% थी, यहाँ 50% और यहाँ 100%। जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता जाएगा तो बैक बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाती है कम। तो इधर अगर एक और बात देखें, इधर जाने से हम बात करें तो ये स्टेरिक क्राउडनेस, स्क्रीडिक क्राउडनेस घटती जा रही थी। इस पे बड़े बड़े ग्रुप कितने लग रहे थे 2, इस पे बड़ा ग्रुप कितना लग रहा था 1, उस पे बड़े ग्रुप कितने लग रहे थे 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडनेस कहाँ थी इस केस में थी। तो इस केस में रोटेशन क्या होनी चाहिए कम, मगर रोटेशन फिर भी इसमें ज़्यादा होगी, इसमें रोटेशन कम होगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट पाई बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है रोटेशन नहीं होने देता, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बाइंडिंग एनर्जी भी इसी में ज़्यादा होगी। बड़े ही स्टेक हिंड्रेंस इस केस में ज़्यादा हो, मगर वहाँ पे रियल में क्या हो गया डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन नहीं हो पाती, रोटेशन सिंगल बॉन्ड के थ्रू होती है। तो जितनी रोटेशन क्या है, रोटेशन सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें जहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी रोटेशन ज़्यादा होती है, और डबल बॉन्ड करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी रोटेशन कम। तो ये कह रहा है एनर्जी बैरियर फॉर फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन के लिए जो एनर्जी बैरियर है, मतलब फ्री रोटेशन होने से सबसे ज़्यादा कौन रोकेगा ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड हो गया। तो एनर्जी बैरियर फॉर फ्री रोटेशन इंक्रीज किसमें, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है इंक्रीज, या कह सकते हैं फ्री रोटेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें है, इसमें ज़्यादा बाउंडेशन है रोटेशन के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कह रहा है कंपेयर बोन एंगल अराउंड द एन एटम, नाइट्रोजन एटम के अराउंड में बोन एंगल। कंपाउंड क्या है ये CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और एक ही ये CH3C की जगह क्या है SI है, और कुछ अंतर नहीं, बाकी सब वही है। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए इस एन का जो लोन पेयर है, अगर मैं जनरली इसकी हाइब्रिडेशन देखूं तो सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडेशन कितनी है sp2 का मतलब बोन एंगल होना चाहिए 120, ठीक। मगर क्या है ध्यान दीजिए, इधर इसका जो लोन पेयर है वो इधर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बन के पास बैक बॉन्ड नहीं है, यानी कि बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये बैक बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। मगर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है। लेकिन कॉन्जुगेशन क्या होता है, लोन पेयर सिग्मा डबल, ये कॉन्जुगेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, मगर 2 डबल बॉन्ड अगर लगातार आ जाए, यानी कि कॉम्युलेटेड फॉर्म बन जाए, तो डबल बॉन्डेड एटम पे आने वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाता है, क्योंकि इस कॉम्युलेटेड फॉर्म को ब्रेक कर देता है। कॉम्युलेटेड फॉर्म हाईली अनस्टेबल होती है। तो जैसे ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड क्या होगा कॉन्जुगेशन होगा, जैसे ये लोन पेयर टूटेगा वैसे ये जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा वैसे ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा इधर, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा लोन पर आके ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस, और इसने डोनेट कराया तो इस पे प्लस, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और वहाँ क्या रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये फॉर्म बनेगी, ये इससे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, मगर क्या है वो न्यूट्रल थी, ये आयनिक हो गई। तो आयनिक हो गई तो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रही, मगर फिर भी ये रेजोनेंस होगा। क्यों, क्योंकि क्या है ये जो पाई बॉन्ड है ये 2p और 3d के बीच में है।
टू पी और थ्री पी के बीच में पाई बॉन्ड है, टू पी और थ्री पी पाई बॉन्ड उतना इफेक्टिव नहीं होता, तो वीक होता है, तो टूट ही जाएगा और टूट जाएगा। और दूसरी बात, ये जो कम्युलेटेड फॉर्म है वो भी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है ये बनेगा, इसकी जो इस जिसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, एक ये और एक ये, और इसकी भी हिस्सेदारी ठीक ठाक रहेगी, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली इसकी बात को नेग्लेक्ट कर दे। तो कह रहा है थ्रू इट हैज द चार्ज, इस पे ओवरऑल क्या है, चार्ज आ गया, उस पर न्यूट्रल है तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। मगर उसमें क्यूमुलेटेड फॉर्म है तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। मगर उसमें क्या है, ये पाई बॉन्ड कैसा है, टू पी और थ्री पी के बीच में, तो वीक है तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल, यानी कि वीक बॉन्ड है। तो दोनों फैक्टर, कुछ फैक्टर इसको स्टेबलाइज करते हैं, कुछ इसको। तो बात करें, ये कह रहा है थ्रू इट हैज द चार्ज एंड इट, इस पे ओवरऑल क्या है, चार्ज है, एंड इज लेस स्टेबल, मगर ये लेस स्टेबल है। इट इज हैज द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए वीक, या कह सकते हैं वीक बॉन्ड गेट ब्रोकन, यानी कि टू पाई और थ्री पी पाई बिटवीन सी और एस, मगर उसमें जो है सी और एस के बीच में वीक पाई बॉन्ड है जो टू पी पाई और थ्री पी पाई का है। तो इसलिए क्या है, इसकी ठीक ठाक सिग्निफिकेंस है। मतलब दोनों का ओवरऑल रिजल्ट अगर हम निकालें ना, तो 100% ये है। ये तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, 2 सिग्मा हो गए, तो हाइब्रिडेशन हो गई एसपी, एसपी का मतलब एंगल कितना बता रहा है, 180, तो इसके अकॉर्डिंग तो एंगल कितना होना चाहिए, 180, मगर वो हाइब्रिडेशन बता रहा है sp2, उसके अकॉर्डिंग एंगल कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एंगल कितना होना चाहिए, 120, क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, इसमें रेजोनेंस, तो कह रहा है ना इसकी बात चलेगी ना इसकी बात चलेगी, कहीं बीच में, ना तो एंगल 120 आएगा ना 180, 180 और 120 के बीच में कहीं आता है। तो ये ना तो कंप्लीट, ये क्या होता है, ना तो कंप्लीट बैंड होता है ना कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होता है, हल्का सा बैंड होता है, और एंगल कितना हो जाता है, 120 से बढ़ जाता है और 180 से कम होता है, कितना, 142 डिग्री। तो ये ध्यान रखना। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी इस टाइप से, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड वाली भी और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाली भी और यहाँ डबल बॉन्ड वाली भी, दोनों बातें आती हैं सेम। अब देखिए इधर, मगर इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग में भी जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, बैक एंड 3D ऑर्बिटल है, क्योंकि क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और तो ये लोन पेयर इधर भी जाएगा और ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में भी चला जाएगा, वो तो इसी यही वाला केस हो गया। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में भी है और बैक बॉन्डिंग में भी है, तो ये तो 100% कहाँ गया, 100% डीलोकलाइज हो गया। अब लोन पेयर के रहने का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो इसकी जो हाइब्रिडेशन है, अगर हम बात करें सिग्मा और सिग्मा, ये लोन पेयर कभी काउंट नहीं होने वाला, इसकी हाइब्रिडेशन हमेशा बस क्या रहेगी, एसपी, क्योंकि लोन पेयर तो हमेशा के लिए किस में चला गया, अगर इसमें रेजोनेंस में भी ना जाए तो इसमें तो 100% कहाँ चला जाएगा, बैक बॉन्डिंग में। तो ये कह रहा है कि लोन पेयर ऑफ एन गेट इन्वॉल्व इन बोथ, बैक बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होगा, कौन सी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पी पाई और इसकी डी पाई, पी पाई डी पाई, एंड रेजोनेंस किसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ, सी और एस के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसके साथ रेजोनेंस में भी चला जाएगा और इसके साथ एस आई के साथ बैक बॉन्डिंग में भी। एंड रेजोनेंस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, या तो क्या है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी चला गया। तो ये लोन पेयर इधर भी और इधर भी। सो लोन पेयर इज फुल्ली डीलोकलाइज, इसलिए इस लोन पेयर को क्या बोल सकते हैं, फुल्ली डीलोकलाइज। फुल्ली डीलोकलाइज मतलब 100% पाई बॉन्ड का हुआ ये लोन पेयर रहा ही नहीं, ठीक है। तो फुल्ली डीलोकलाइज लोन पेयर, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ऐसे लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन सिर्फ क्या रहेगी, एसपी। कैसे होगी एसपी, तो देखिए एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 सिग्मा, ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा, और ये लोन पेयर किस में चला गया, पाई बॉन्ड में, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो बस 2 सिग्मा रहे तो हाइब्रिडेशन एसपी, और एसपी का मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180, और शेप कैसे हो जाएगी, लीनियर। तो किस केस में ज्यादा एंगल हो गया बॉन्ड एंगल, इस केस में एन पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, क्योंकि हाइब्रिडेशन एसपी, इसमें एंगल हो गया 180, और इसमें बीच में आ गया sp2 और sp दोनों के बीच का एंगल आ गया, ना तो 120 ना 180, 142 डिग्री। लास्ट अगर हम बात करें, ये एक पॉइंट है, क्या है, एन एग्जाम्पल वेयर डोनर इज ऑफ सेकेंड पीरियड एंड एक्सेप्टर ऑफ फोर्थ पीरियड। ये कह रहा है एक ऐसा एग्जाम्पल भी है बैक बॉन्डिंग का जिसमें डोनर एटम तो सेकेंड पीरियड का हो, मतलब जिस पे लोन पर है वो तो सेकेंड पीरियड का है, मगर जो एक्सेप्टर है कि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो फोर्थ पीरियड का है। जनरली मैंने क्या बताया है कि लोन पेयर सेकंड पीरियड का होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल वाला जो एटम है वो सेकंड या थर्ड का, क्योंकि 2p पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, 2p और 3p पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, 2p और 4p या 4d में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पाई बॉन्ड उतना इफेक्टिव हो नहीं पाता। मगर वो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल ऐसा भी है जिसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, कि एक लोन पेयर डोनेट करने वाला सेकंड पीरियड का, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला फोर्थ पीरियड का। एग्जाम्पल है कौन, एग्जाम्पल है ये GeH3 का होल थ्राइस n। क्या है, इस n के पास लोन पेयर है, और देखिए n के पास क्या है, लोन पेयर, और G के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी कौन सी, 4d, क्योंकि फोर्थ का है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इसको बैक बॉन्डिंग कर लेता है, कौन सा पाई बॉन्ड बना देगा, 2p पाई 4d पाई, यानी कि 2p पाई
और 4d पाई। तो ये बॉन्ड तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए मगर एग्जिस्ट कर जाता है। रीजन क्या है कि जीआई का साइज बड़ा है, और जीआई का साइज बड़ा और साथ में इस पे 3 एटम लग रहे हैं, तो ये पूरा बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है। और जब ये बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन अगर हम बात करें तो इस टाइप की शेप होती है, GeH3, GeH3 और GeH3, और ये लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 थी, शेप कैसी थी, टेट्रामिडल थी शेप। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल था ये बहुत कम था, और ये बड़े बड़े ग्रुप क्या करते हैं, इन दूसरों को रिपेल करते हैं, आपस में घुस्तम गुत्तम हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डिस्टेंस कर देंगे स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस की वजह से। तो ये फटाक से अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए क्या कर लेता, अपने लोन पेयर को जबरदस्ती इससे हाथ पैर जोड़ के कह देता कि भाई साहब रख लो इसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे घर में मर जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो इस टाइप की बात करते हैं। तो ये क्या कर लेता है, हाथ पैर जोड़ के जबरदस्ती इसके साथ क्या कर लेता है, बैक बॉन्डिंग। कौन सी बैक बॉन्डिंग, बड़ी मुश्किल वाली बैक बॉन्डिंग है मगर हो जाती है, जिससे बैक बॉन्डिंग होते ही ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाती है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 से कितनी हो जाएगी, sp2, और sp2 होते ही क्या हो जाएगी, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा कितना, 120, और बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो इन्हें क्या मिल जाएगी, थोड़ी सी सांस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ नहीं तो बॉन्ड एंगल यहाँ कितना हो गया था, 107, यानी कि हाइब्रिडेशन का एंगल होता है, sp3 का एंगल होता है 109, और लोन पर आ गया तो और भी कम हो गया था। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत कम था, बड़े बड़े ग्रुप की वजह से, स्ट्रिक्ट हिंडेंस की वजह से ये अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल हो गया था। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस लोन 2p लोन पेयर को जबरदस्ती 4d लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग कराई देता है, जिससे हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी। अब ये लोन पर कंप्लीटली बैक बॉन्डिंग में गया तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, तो शेप हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, और ट्रायंगुलर प्लेनर का एंगल कितना हो जाएगा, 120। एंगल बढ़ते ही स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने कहा कि GeH3 इज ए वेरी बिग, सो स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो मिनिमाइज द रिपल्सन, इस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये अपने बॉन्ड एंगल को क्या करता है, बढ़ाता है। बॉन्ड एंगल जब भी बढ़ सकता है जब ये लोन पर किस में चला जाए, बैक बॉन्डिंग में। तो साइमल्टेनियसली तुरंत क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग, जिससे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, और बॉन्ड एंगल बढ़ के कितना हो जाता है, 120। क्लियर हो गई। देखिए दो, एक छोटी सी बात है, आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, एक चैप्टर, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद आप लोगों की शिकायत यह है कि जी पिछला हम भूल रहे हैं, हमारी याद नहीं रह रहा। पिछला याद सिर्फ जब ही नहीं रहता जब आप सुनते नहीं हैं। आप क्या है, चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनते। सुनने का मतलब क्या होता है, ऐसे सुनिए जैसे आप म्यूजिक को सुनते हैं। म्यूजिक मतलब सॉन्ग नहीं, कोई गाना नहीं, गाने में तो बोल होते हैं। म्यूजिक मतलब जैसे पंछी बोलते हैं उनकी आवाज़ को सुनना, हवा चल रही है उसकी आवाज़ को सुनना, पानी नदी में बह रहा है तो उसकी आवाज़ को सुनना। तो जिस तरीके से आप संगीत सुनते हैं इस तरीके से अगर आप लेक्चर को सुनेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। भले ही आपको लगे कि हमको याद नहीं, मगर फिर भी सब कुछ याद रहेगा। तो ध्यान रखिए, चीज़ें याद कब रहेंगी, जब आप लेक्चर को इस ढंग से सुने जैसे म्यूजिक सुनते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जिस बच्चे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा मगर मुझे सिलेक्शन लेना ज़रूर है, तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है। फ़ोन नंबर मेरा है 8218612398, और सिलेक्शन होगा, और सबका होगा, 100% होगा, और 1 साल की तैयारी में ही होगा। दूसरे साल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इससे मतलब नहीं है आपको कुछ आता है कि नहीं आता, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो 1 साल की तैयारी में 100%, तो आप कांटेक्ट कर लें मुझसे, ठीक है।